माँ तुमको पुकारे जो कोई, माँ तुमको पुकारे जो कोई, न आओ ऐसी कठोर नहीं। रोली न चंदन गेरू न माला, रोली न चंदन गेरू न माला, सुमरन के सब छोर यहीं। अर्पित करते शुचित भावना, अर्पित करते शुचित भावना, सुरभित निर्मल और सजल। आप विराजी तो सब मंगल, तुम बिन कोई ठौर नहीं। आप विराजी तो सब मंगल, तुम बिन कोई ठौर नहीं। तो माँ, आशा है माँ विराज गई होंगी हमारे कार्यक्रम के लिए। तो वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित वैश्विक लघु कथा पीयूष के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन मेरा अभिवादन स्वीकार करें। सबसे पहले मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय श्री संतोष चौबे जी को सादर नमन करती हूँ। आयोजक संयोजक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को सादर नमस्कार करती हूँ। आलोचक समीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी को सादर प्रणाम। सभी संपादक सदस्यों, पुस्तक के सम्मानित रचनाकारों, सभी दर्शकों श्रोताओं को डॉक्टर आरती लोकेश का आदर पूर्वक नमन। संक्षेप में बता देती हूँ कि श्री रामचरित भवन तथा वैश्विक हिंदी संस्थान द्वारा सामाजिक रूप से संकलित, संपादित व प्रकाशित पीयूष श्रृंखला की यह 5वीं पुस्तक है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर इसको सही कर सकते हैं। और कुल प्रकाशित पुस्तकों में यह 6ठी पुस्तक है। इससे पूर्व राम काव्य पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, राम हाइकू पीयूष, भारत काव्य पीयूष, रामायण के मोती प्रकाशित की जा चुकी हैं। और प्रत्येक पीयूष में विश्व भर से रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। उनका कठिन प्रक्रिया से मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें श्रेष्ठता, गुणवत्ता, शुद्धता, इन सबको वरीयता दी जाती है, महत्व दिया जाता है। और फिर उनमें यथोचित सुधार किया जाता है और उन्हें एक क्रम में पिरोकर, सहेज कर समाज के हित पुस्तक का निर्माण करके पाठक वर्ग को सौंपा जाता है। चूंकि मैं पहले पीयूष संकलन से ही, पहला पीयूष संकलन जो कि राम काव्य पीयूष था, तब से ही संपादन कर्म में सम्मिलित रही हूं, तो चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता और उत्कृष्टता सभी की अच्छी तरह से साक्षी रही हूं। आप सभी को प्रतीक्षा होगी यह जानने की कि वैश्विक लघु कथा पीयूष के बारे में अधिक से अधिक आपके जानने की जिज्ञासा होगी। और तो उसके लिए मैं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी के बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय गुप्ता जी ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं। श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन तथा वैश्विक हिंदी संस्थान के संस्थापक हैं। और इन दोनों संस्थाओं से, जैसा मैंने आपको भी बताया, कि 6 पुस्तकें और बहुत सी पत्रिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इन संस्थाओं के अंतर्गत वे प्रभु राम को समर्पित कार्य प्रति सप्ताह ही करते हैं और सप्ताह में 2 या 3 बार भी करते रहते हैं। और हिंदी के विकास और प्रचार के लिए भी सतत कार्यरत रहते हैं। उनके निर्देशन में रामचरितमानस शब्दकोश पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिसमें कि प्रत्येक शब्द के अर्थ और उसके पर्यायवाची शब्द और इन सब संकलन किया जा रहा है। तो विद्यार्थियों को, जो जैसा कि आजकल का समय है और विद्यार्थियों के पास और सभी के पास बहुत कम समय रह गया है, क्योंकि उनके सामने एक पिटारा खुल गया है और वो कहाँ कहाँ जाएं। तो विद्यार्थियों की आज की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखकर उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराने हेतु डॉक्टर गुप्ता जी ने 1008 पंक्तियों में रामचरितमानस का संक्षिप्तीकरण भी किया है। ध्यान दें कि संक्षिप्तीकरण किया है, यानी कि जो तुलसी रचित मानस है उसमें से मुख्य 1008 पंक्तियां उन्होंने इस तरह से निकाली हैं कि संपूर्ण कथा भी हमारे सामने आ जाती है और कम समय में हमें पूरी रामायण का ज्ञान भी हो जाता है। प्रतिवर्ष प्रभु राम पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें विश्व भर के विद्वानों द्वारा शोध पत्र की प्रस्तुतियां की जाती हैं। अगर मैं सभी कुछ बताने बैठ जाऊंगी तो ये सभा उसी में समाप्त हो जाएगी। तो आदरणीय को बुलाने के लिए 2 पंक्तियां कहती हूँ कि स्थापित किया है आपने वैश्विक हिंदी संस्थान, स्थापित किया है आपने वैश्विक हिंदी संस्थान,
संस्कृति को प्रकाश दिया, हिंदी बन चली महान, और संपूर्ण धरा हिंदी को माने, ऐसी जगाई नई अलख, दीप से दीप हुआ प्रज्वलित, रोशन हुई ये पहचान। तो आदरणीय सर, आपका स्वागत है आपके स्वागत भाषण के लिए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। आपका आदरणीय आज के मुख्यमंत्री अतिथि श्री श्री संतोष चौधरी जी, हमारे पुस्तक के समीक्षक आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी, इस पुस्तक के संपादक मंडल के सब आदरणीय सदस्य, पुस्तक में जिन्होंने अपनी अपनी रचनाएं भेजी हैं प्रकाशन हेतु जो प्रकाशित हुई हैं, उन सबका स्वागत, और बाकी सभी मित्रों का स्वागत आज इस समारोह में पधारने के लिए। आरती जी ने काफ़ी कुछ कह दिया, इसमें मैं क्या जोड़ूं। कई बार जो संस्थाएं होती हैं बड़े, हम जानते हैं कि भाई ये 20 साल पुरानी संस्था है, 50 साल पुरानी संस्था है, और हमने ये काम किया है, वो काम किया है, वो बहुत अच्छी बातें जानकर बड़ा प्रसन्नता होती है। पर हम इस तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते। ये वैश्विक हिंदी संस्थान ये बहुत नई संस्था है, अभी तो बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं टॉडलर, लड़खड़ाती हुई चल रही है संस्था। पर आप सबके सहयोग से इस पिछले औपचारिक रूप से कहूँ तो इस संस्था की स्थापना तो सिर्फ जनवरी 2023 में हुई है, वैश्विक हिंदी संस्थान की, तो 2 साल भी नहीं हुए, तो अभी तो बहुत ही गोदी का बालक है। परंतु जैसे आरती जी ने बताया, 2020 में जब कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो हमने श्री भगवान राम पर कई कार्यक्रम इस पे आरंभ किए। तब मन में यही था कि कुछ 2-4 लोग हमारे जैसे सिरफिरे आगे बैठेंगे और कुछ भगवान श्री राम पर बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। पर धीमे धीमे पता लगा कि उस कार्यक्रम में कई ऐसे मित्र जुड़े जो स्वयं हिंदी के बड़े लेखक हैं, कविता लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। तो उससे प्रेरित होकर हमने भगवान श्री राम पर काव्य गोष्ठी आयोजित की, वहीं से ये साहित्य का बीज पड़ा। तो इस प्रकार से कई काव्य गोष्ठियाँ हुई, उन पर सब पे चर्चा करूँगा तो बहुत समय चला जाएगा। भगवान श्री राम पर काव्य गोष्ठी हुई, फिर भगवान कृष्ण पर काव्य गोष्ठी, और विविध विषयों पर जैसे स्वतंत्रता दिवस पर, भारत देश पर, और अन्य अन्य हाइकू पर, कई विषयों पर काव्य गोष्ठियाँ हुई। इन सब से प्रेरित होकर इन सब रचनाओं की का विचार आया धीमे धीमे, और वो कार्यान्वित हुई और प्रभु की कृपा से सब प्रकाशित हुई। तो सबसे पहला जो प्रकाशन था, जैसे आरती जी ने बताया, वो राम काव्य पीयूष, जिस पर भगवान श्री राम और उस समय की जो उनकी लीला और उस समय जो भी घटनाएं हुई, रावण के विविध पात्र, उन पर कविताएं प्रकाशित हुई, और उससे फिर प्रेरित होकर कृष्ण काव्य पीयूष की रचना हुई। और उस समय फिर हाइकू का हमें जानकारी मिली। जैसे आरती जी ने बताया, मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मेरा कोई साहित्य से औपचारिक लेना देना नहीं है, बस थोड़ा भाषा है, हमारी मातृभाषा है, वो प्रेम है। तो जब हाइकू के बारे में, तो इन चीज़ों के बारे में मुझे पहले कुछ नहीं पता था। जब हाइकू के बारे में मैंने सुना, पढ़ा, ये क्या चीज़ है, तो वो जानने के लिए हमने राम हाइकू पर, चूंकि राम जी से तो हमें बड़ा विशेष प्रेम है, तो राम जी को लेकर और राम कथा को लेकर राम हाइकू पर कई कई गोष्ठियाँ की, और से फिर राम हाइकू पीयूष की रचना हुई। जब भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हुए, तब भारत, हमारे देश पर, भारत के साहित्य पर, भारत के इतिहास पर, भारत के महापुरुष पर, संस्कृति पर, जितने भी आयाम हम सोच सकते थे, उन सब पर एक बहुत बड़ी काव्य गोष्ठियाँ ऑनलाइन हुई, जो 24 घंटे से भी ज़्यादा सतत चली। जो जूम का हमारा अकाउंट है, हमें बताया गया कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता, तब तो बंद हो जाएगा। पर पता नहीं राम जी की कैसी कृपा होगी कि वो चलते ही रहा, 27-28 घंटे लगातार वो काव्य गोष्ठी चली। और उसी से प्रेरित होकर भारत काव्य पीयूष की रचना हुई, जिसमें भारत पर, हमारे देश पर विविध काव्यों का संकलन है। उसके बाद में 2023 में एक ओम आकृति विधा पर आदरणीय सुषमा नैयर जो लखनऊ में, उनकी रचनाओं की एक पुस्तक प्रकाशित हुई,
जिसका लखनऊ में यह विमोचन किया गया था। इस विधा के बारे में मैं बाद में बताऊंगा अगर समय रहा तो। और आज ये छठा पीयूष है, जैसे आपने जिन बताया, वह वैश्विक लघु कथा पीयूष। इसके ये तो 6 पीयूष हो गए, और इसके अलावा 2 पुस्तकें जो एक जिसके बारे में थोड़ा जिक्र किया, एक के बारे में तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में इसकी रचना हुई। और हर श्रावण मास में यहाँ पर हम मास पारायण भी करते हैं रामायण का, और उसके बाद में उसकी समीक्षा विद्वान लोग करते हैं। तो उन समीक्षाओं को एकत्रित करके रामायण अध्ययन 30 दिनों में, बड़ी स्लिक छोटी सी किताब है, ताकि बहुत कम समय में उसको पढ़ सकें और जान सकें रामायण का सार। तो उसकी रचना हुई। तो उसको उन दोनों ने तो 8 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। मानस का एक शब्दकोश अभी बन रहा है, जिसमें बहुत सारे विद्वान विश्व भर से जुड़े हुए हैं। काफ़ी कुछ काम समाप्त हो गया है। आशा करते हैं कि अगले 4-6 महीने में वो प्रकाशित हो जाएगा। और अभी इस समय भगवत गीता पर काम चल रहा है, और ये भगवत गीता का शब्द अनुक्रमणिका और शब्दकोश, वो भी मैं समझता हूँ अगले 6 महीने के अंदर प्रकाशित हो जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अल्प समय में इतना सारा काम हुआ है। वो इसलिए संभव हुआ है कि देश विदेश से सभी मित्र गण हिंदी भाषी हैं, कई हिंदी भाषी नहीं भी हैं, वे इसमें जुड़े हुए हैं, जिनमें साहित्य में रुचि है, हमारे संस्कृति में रुचि है, हमारे स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ में उनकी रुचि है, और इसी से ये संभव हुआ है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा सहयोग दिया, जिससे ये संस्थान इतने कम समय में इतना काम कर सकी है। अब आज जिस कार्य के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, वह है ये वैश्विक लघु कथा पीयूष का औपचारिक लोकार्पण। करीब 1 सवा साल पहले, 1.5 साल पहले, एक वाइट बोर्ड एक ऐसे आ गया। क्षमा करें। और राम रतन राधे जी, आप क्या कर रहे हैं जरा प्लीज ये। तो करीब 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले, मैंने एक लेख पढ़ा था फेसबुक पर लघु कथा के बारे में, कि लघु कथा क्या है। हालांकि लेख लघु कथा पर था, पर लेख कुछ लंबा ही था। तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि लेख तो लघु कथा पर, लेख इतना लंबा कैसे। मेरी कुछ ऐसी मानसिकता है, ये समझ लीजिए। पर मैं मुझसे सीखा बहुत। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है मैं भी प्रयास करूँ कुछ लिखने का। उस समय तक मैंने साहित्य में कुछ नहीं लिखा था, और विशेषकर गद्य साहित्य में कविताएं तो कुछ उल्टी सुल्टी लिख दिया करता था। गद्य साहित्य में मैंने पहली बार थोड़ा प्रयास किया, और मुझे रुचि जागृत हुई, और सीखने का एक लालच भीतर से प्रकट हुआ। सो उस सबसे प्रेरित होकर, जब हिंदी दिवस 1 साल पहले, आज अब ये हिंदी दिवस जो हिंदी सप्ताह पखवाड़ा कहते हैं, वो आरंभ हो रहा है, मैं समझता हूँ करीब 1 साल पहले। मेरे पास एग्जैक्ट डेट भी है कहीं पर, चलो एग्जैक्ट डेट जानकर क्या करना। हमने यहाँ पर एक पहली क्या परिचर्चा की, जिसमें जाने माने 3 लोक कथाकारों को आमंत्रित किया कि वो हमें बताएं कि ये चीज़ है क्या, लोक कथा ये क्या भला है। और उसमें बताने में आदरणीय आरती लोकेश जी थी, और 2 बड़े विद्वान मित्र थे। तो उन्होंने हमें बताया लोक कथा क्या है। और उसके बाद में फिर लगातार 3 परिचर्चाएं की, जिसमें कई मित्र जुड़े, और आकर उन्होंने लोक कथा के बारे में बात की। तो हमें पता लगा कि लोक कथा क्या है। तो थोड़ी बहुत जानकारी मिली, कुछ अध्ययन किया, और फिर हमने एक लोक कथा की एक बड़ी गोष्ठी की, जो जनवरी 2024 में, यानी इसी साल की, जब वो विश्व हिंदी दिवस होता है। 2 तरह के हिंदी दिवस हैं, हम सब जानते ही हैं। तो उसमें उस गोष्ठी में 75 लोक कथाकारों ने देश विदेश से भाग लिया। वो लगातार कंटिन्यूअस 6 घंटे चली। और वहीं से प्रेरणा मिली कि चलो हम लोक कथा पर भी एक पुस्तक का संकलन करें, और उसका फल जो आपके सामने है। उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें देश विदेश से लोक कथाएं आमंत्रित की गई, और 14 मित्रों का वैश्विक संपादक मंडल बना। हर लघु कथा को जो भी हमारे पास आए प्रकाशन हेतु, उनको कम से कम 2, और ज़्यादातर केसेस में कम से 3 संपादकों ने इंडिपेंडेंट उनका आकलन किया। और उनके आकलन के आधार पर निर्णय मेरा रहा कि किसको स्वीकृत किया जाए, किसको स्वीकृत ना किया जाए। तो अगर किसी कारणवश आपके लोग कथा स्वीकृत ना की हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि दोषी उसका मैं हूँ। पर जो परिश्रम संपादक मंडल के सदस्यों ने किया, उनके लिए, उनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि
लिखना सरल है, किसी किसी का पढ़ा हुआ पढ़ना मुश्किल है। हम सब लोग लिखने के लिए आतुर हैं, पर और किसी की रचना पढ़ने के लिए कितने लोग आतुर हैं मुझे नहीं पता। ये भी एक मेरे सोचता हूँ शोध का विषय है। तो आपकी लघु कथाएं कम से कम तीन क्या चार व्यक्तियों ने पढ़ी हैं। मैंने तो पढ़ी हैं जितनी भी लघु कथाएं हैं, और कई बार पढ़ी हैं, और हमारे संपादकों ने पढ़ी हैं। तो जिन जिन की लघु कथा आज प्रकाशित हुई हैं इसमें, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और आपने हम पर भरोसा किया और भेजी, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और भी आप सबके सहयोग से कई प्रोजेक्ट्स हैं जो जो चल रहे हैं। उनके बारे में बाद में बात करेंगे अगर समय रहा तो, नहीं तो इस ग्रुप पे पोस्ट करते रहेंगे। तो पहले मैं आप सबका आभारी हूँ कि इस वैश्विक लोक कथा पीयूष के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सब पधारे, और आपने अपनी अपनी लोक कथाएं भेजी और हमें अवसर दिया कि हम उन्हें प्रकाशित कर सकें। आदरणीय श्री संतोष जी का विशेष ऋणी हूँ कि उन्होंने बड़े ही शॉर्ट नोटिस पे, अंग्रेजी में कहते हैं, हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। सामान्य तौर से 2-4 महीने पहले आमंत्रण भेजा जाता है, तब हाँ ना हाँ हाँ टालम टूल चलती रहती है। पर जैसे इनको हमने आमंत्रित किया, इन्होंने तो शहर स्वीकार किया। ये बहुत बड़ा बड़प्पन है आपका चौबे जी। इस तरह का प्राय नहीं दिखता है, लोग टालम टूल करते रहते हैं, 2-4 बार उनको कहो तब मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ हम इनको, तो आई एम वेरी वेरी ऑब्लाइज टू यू। और यही बात डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी पर लागू होती है। उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में समीक्षा का काम स्वीकार किया, और बहुत बड़ा काम है। तो सारे पुस्तक को देखना, पढ़ना, समझना, और उसके बारे में समीक्षा तैयार करना, ये कोई सरल काम नहीं है। तो आपका मैं बहुत ऋणी हूँ। और मेरे संपादक भाइयों का, बहनों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो मैंने इनको यातना दी, पीड़ा दी इतने समय में, वो आपने झेली, संघर्ष झेली या कैसे झेली मुझे नहीं पता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आरती के लिए तो क्या कहूँ, मेरी बहन जैसी है, बेटी जैसी है, और बहुत स्नेह है इनका। सो बहुत बहुत धन्यवाद आरती। जय श्री राम, आपका बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और सभी लेखकों को की ओर से और संपादकों की ओर से मैं आपका आभार जो है प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने हमें ये अवसर दिया, और लघु कथा के प्रति हम सबकी भी समझ बढ़ी है। तो सर, आपने बहुत पूरी प्रक्रिया को, इस वैश्विक लघु कथा पीयूष कैसे इसका बीज पड़ा और कैसे ये पुष्पित पल्लवित हुई और हमारे सामने आज आने वाली है, इस पूरी प्रक्रिया को आपने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया। और आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों से हम सब परिचित हैं, और किस त्वरित गति से आपकी परियोजनाएं संचारित और संचालित होती हैं, योजनाबद्ध तरीके से होती हैं, यह बहुत ही दर्शनीय, सराहनीय और अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हम सभी जानते हैं कि आज का कार्यक्रम और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि आज हमारे मुख्य अतिथि बनकर पधारे हैं अति सम्माननीय श्री संतोष चौबे जी। तो एक बार पुस्तक लोकार्पण से पहले संतोष चौबे जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी आपको। तो भारतीय इंजीनियरिंग सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित श्री संतोष चौबे जी वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, यानी कुलपति हैं, कुलाधिपति हैं। और आईसेट आईसेट नेटवर्क, राज्य संसाधन केंद्र, वनमाली सृजन पीठ एवं टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला केंद्र के अध्यक्ष हैं। उल्लेखनीय है कि श्री संतोष चौबे जी हिंदी साहित्य तथा भाषा को बढ़ावा देने के लिए लेखन के साथ साथ विभिन्न साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत सक्रिय हैं। इसके साथ ही विज्ञान, तकनीकी और कौशल विकास के क्षेत्र में भी आप अनवरत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आदरणीय ने पिछले 40 वर्षों में पूरे भारत में 40,000 से अधिक प्रशिक्षण एवं सेवा केंद्रों का नेटवर्क स्थापित किया, जो हजारों लोगों को रोजगार देने के अलावा डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में भागीदारी कर रहा है। तकनीक के साथ साथ वे कवि, कथाकार, उपन्यासकार, संपादक और अनुवादक भी हैं, जो अपने अभिनव रचनात्मक प्रकल्पों और नवाचारों के लिए वैश्विक पहचान रखते हैं। 50 से अधिक उनकी पुस्तकें
जी हाँ, आप सही नंबर सुन रहे हैं, 50 से अधिक उनकी पुस्तकें। इसलिए मैं उन पुस्तकों का शीर्षक तो यहाँ पर नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि 50 पुस्तकों का नाम लेने में बहुत समय लगेगा। तो उन पुस्तकों में उनके 6 कथा संग्रह, 4 उपन्यास, 4 कविता संग्रह बहुत अधिक चर्चित हुए हैं। चर्चित तो सभी हुए हैं, लेकिन इनकी चर्चा बहुत अधिक है। टेरी ईगल्टन, फ्रेडरिक जेमसन, वॉल्टर बेंजामिन, ओडिसस इलाइटिस एवं E.F. शूमाकर के उनके अनुवाद, लेखक और प्रतिबद्धता, मॉस्को डायरी तथा भ्रमित आदमी के लिए एक किताब के नाम से प्रकाशित हैं, जो व्यापक रूप से पढ़े व सराहे गए हैं। और हम सभी जानते हैं कि अनुवाद का कार्य क्यों एक विशेष स्थान रखता है हमारे साहित्य में। कृपया अपने आप को म्यूट कर लें। शिव सर से कहेंगे जरा म्यूट करने के लिए। तो अनुवाद का कार्य बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इससे विदेशी साहित्य हमारे साहित्य में आसानी से पढ़ा जाता है। तो उन्होंने कथाकार वनमाली जी पर केंद्रित 2 खंडों में वनमाली समग्र का तथा कथा एवं उपन्यास पर केंद्रित वैचारिक गद्य की 3 पुस्तकों, आख्यान का आंतरिक संकट, उपन्यास की नई परंपरा एवं कहानी, स्वप्न और यथार्थ का संपादन भी किया है। इसी के साथ उनकी आलोचना पुस्तकें कला की संगत एवं अपने समय में भी प्रकाशित हुई हैं। हाल ही में निबंधों की पुस्तक परंपरा और आधुनिकता आई है और काफी सराही गई है। और कहानी का रास्ता, ये उनकी सबसे नई पुस्तक है जिसका अभी मॉरिशस में लोकार्पण हुआ है, और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं भी उस लोकार्पण समारोह में वहां पर शामिल थी। वर्तमान में वे नाटक और कलाओं की पुरस्कृत और प्रतिष्ठित अंतर्विधायी पत्रिका रंग संवाद के प्रधान संपादक हैं। उनके द्वारा संपादित मध्य प्रदेश के 200 से अधिक कथाकारों पर केंद्रित कथाकोश कथा मध्य प्रदेश को राष्ट्रव्यापी ख्याति मिली है। इसी क्रम में विश्व रंग के अवसर पर उन्होंने देश भर के 600 से अधिक कथाकारों के कथा संचयन कथा देश को 18 खंडों में संपादित किया है। वनमाली कथा सम्मान 2022 के अवसर पर प्रकाशित भोपाल के 175 से अधिक कथाकारों पर केंद्रित कथा भोपाल तथा हिंदी में विश्व की 200 से अधिक विज्ञान कथाओं के विज्ञान कथाकोश के वे प्रधान संपादक हैं। उन्होंने हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रसार के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय विश्व रंग की वर्ष 2019 में भोपाल में शुरुआत की। यह महोत्सव अपने आप में एक अनूठा महोत्सव है। इसके ऊपर बात करने लगेंगे तो पूरा दिन हमें कम पड़ेगा। इस महोत्सव के 50 से अधिक सदस्य देश हैं और हमारा यूएई भी उनमें से एक है, तो मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय विश्व रंग समारोह की त्रैमासिक पत्रिका विश्व रंग संवाद के वे प्रधान संपादक हैं। उन्हें कविता कहीं और सच होंगे सपने, ये शीर्षक है, उसके लिए मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का दुष्यंत कुमार पुरस्कार, आलोचना कला की संगत के लिए स्पंदन आलोचना सम्मान, अनुवाद मॉस्को डायरी के लिए मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का पुरस्कार एवं उपन्यास जल तरंग के लिए शैलेश मटियानी एवं अंतरराष्ट्रीय वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कारों की भी एक लंबी सूची है उनकी। समग्र साहित्य अवदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय दुष्यंत एवं शिव मंगल सिंह सुमन अलंकरण भी प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में कला और संस्कृति पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय विश्व रंग फेस्टिवल के वे निदेशक हैं। और यह सब तो जो मैं आपको बता रही हूँ वो मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। तो मैं मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे अपने कर कमलों से वैश्विक लघु कथा पीयूष का विमोचन करें और इस लोकार्पण कार्य में सहयोग देने के लिए मैं डॉक्टर गुप्ता जी से आग्रह करती हूँ कि वे श्री चौबे जी का सहयोग करें। तो आप दोनों का स्वागत है। आरती जी, किताब मेरे पास नहीं है। जी सर, हम हाँ, इसको इलेक्ट्रॉनिक तौर पर ही हम इसका हाँ विमोचन जी, करेंगे। लोकार्पण के लिए गुप्ता जी से अनुरोध है कि वो करें और मैं यहाँ हाँ, तो से। मैं अपने अनुज शिव से निवेदन करूंगा, क्योंकि जो 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 पुस्तक कलेवर आप देखेंगे उन्होंने तैयार किया है। तो ये आप जरा अपने कर कमलों से आशीर्वाद दीजिए चौबे जी। वाह।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत बधाइयाँ, और सभी लेखकों को भी और संपादकों को भी। और पुस्तक देखने में बहुत ही सुंदर है, पढ़ने में उससे भी सुंदर होगी, मुझे उम्मीद है। जी। इसमें पुस्तकों के का क्रम है जो उनके शीर्षक के वर्णमाला के क्रम के अनुसार है। हाँ, तो अभी स्वर पर ही चल रहे हैं। उधारी, एजेंडा। इसमें कितने देश शामिल हैं सर? इसमें हैं 9 देशों के लोग हैं। 9 जी देशों के लेखक हैं। जी और जी। कुल मिलाकर 112 लेखक हैं। 9 देशों से 112 लेखक, और कुल मिलाकर 201 रचना है। काफी लोगों के नाम मुझे परिचित दिख रहे हैं, उन सबको बहुत बधाइयाँ। जल्दी जल्दी पलट रहे हैं, लेकिन बहुत से नाम मुझे परिचित दिख रहे हैं। सबको खूब सारी बधाइयाँ, और संपादक महोदय को भी, और अ, गुप्ता जी को भी बहुत बहुत मैं बधाई धन्यवाद। देता हूँ। जी। पुस्तक के सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रयास किया कि हर हर पृष्ठ पर एक लघु कथा हो। Shall we stop sharing? हाँ, हाँ जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिव प्रकाश सर। और पुस्तक बहुत सुंदर बन पड़ी है, और बहुत सुंदर इसका लोकार्पण हुआ। बहुत अच्छी हमें झलक मिली। बहुत बहुत वंदन है आप दोनों महान व्यक्तित्वों को, जिनके कर कमलों से आज ये लोकार्पण हुआ। हमारे आदरणीय श्री संतोष चौबे जी और आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी, आपके हाथों इसका लोकार्पण होने से इस पुस्तक के गौरव में वृद्धि हुई है, और हम सभी अति सम्मानित महसूस कर रहे हैं जो सब इस पुस्तक का अंग हैं और इसमें रचनाकार के रूप में शामिल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि संपादक के रूप में भी शामिल हूँ। तो आज हमारे साथ संतोष सर भी हैं। और यह जो जो दोहा हम पढ़ते आए हैं कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समाए, तो ये आज दोहा अपने एक भिन्न ही अर्थ में हमें यहाँ पर सार्थक होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो पुस्तक झलक आपने देख ली, और उसके गुण दोषों पर चर्चा करना भी बहुत आवश्यक है। इसकी विशेषताओं से तो हम परिचित हो गए कि इसमें 9 देशों के 112 रचनाकारों की 201 लघु कथाएं हैं। तो उसके गुण दोषों पर चर्चा करने के लिए मैं विख्यात आलोचक और साहित्यकार डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। और डॉक्टर अशोक कुमार जी का भी एक लंबा परिचय है, जिसे मैं बहुत संक्षेप में यहाँ पर उनके बारे में चाहती हूँ कि सब जाने। तो चरखी दादरी हरियाणा में जन्मे। आरती जी, एक एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मान पाए तो। जी जी सर, कहिए। एक बार सभी जो रचनाकार हैं उनका नाम पढ़ दिया जाए। अच्छा अब जी सर, वो हम एक बार बाद में कोशिश करेंगे, क्योंकि 112 रचनाकारों का नाम है। तो मुझे लगता है 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे। जी जी, 112 तो कोई ज्यादा। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, हम उसको जी कोशिश करेंगे कार्यक्रम के अंत में समेटने की। तो जी जी। डॉक्टर मंगलेश जी के बारे में जो मैं बताना चाहूंगी कि चरखी दादरी हरियाणा में जन्मे डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी एमए, बीएड, एमएड, पीएचडी, हिंदी में पीएचडी और वाक सेतु स्नातकोत्तर अनुवाद में डिप्लोमाधारी हैं। वे निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति चरखी दादरी के अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की चरखी दादरी की शाखा के अध्यक्ष और निर्मला प्रकाशन चरखी दादरी के संस्थापक हैं। आदरणीय की 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। हो सकता है जब तक मैं 40 बोलूं उसमें से कुछ और बढ़ भी गई हो। उनकी 7 अनुवाद एवं अनुवाद संपादन की कृतियां हैं, 10 शोध कृतियां हैं, 12 आलोचना कृतियां हैं, 6 संपादित कृतियां हैं, 6 काव्य संग्रह हैं,
आदरणीय के साहित्य कर्म, संपादन कर्म और शोध कर्म और अनुवाद कर्म पर 5 पीएचडी संपन्न हो चुकी हैं। 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि मिल चुकी है। 13 विद्वानों ने उनके रचना कर्म के ऊपर पुस्तकें लिख डाली हैं। प्रयोजन परक हिंदी अनुप्रयोग और अनुवाद शोध ग्रंथ, ये जो शोध ग्रंथ है उनका, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है। इनके अन्य कार्यों में अनेकाधिक कविताएं, कहानियां आदि के हिंदी, हरियाणवी तथा अंग्रेजी अनुवाद भी शामिल हैं। हिंदी विषय पर अनेक सेमिनार, संगोष्ठी, वेबिनारों तथा कार्यशालाओं में इनकी लगातार प्रतिभागिता बनी रहती है। शोध आलेख प्रस्तुतियां रहती हैं और कई तरह के आयोजन, जो कि निर्मला स्मृति का भी एक वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो ये सभी उनकी गतिविधियों में शामिल हैं। उन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से खाली कुछ प्रमुख का मैं उल्लेख यहाँ कर रही हूँ कि हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा हरियाणा शिखर महिलाएं पुस्तक पर श्रेष्ठ जीवनी कृति पुरस्कार, राहुल सांकृत्यायन से अलंकृत, संस्कृत साहित्य अकादमी पंचकुला द्वारा सम्मानित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य सम्मान, साहित्य सभा कैथल द्वारा महाकवि कालिदास सारस्वत सम्मान, अखिल भारतीय साहित्य परिषद हिसार द्वारा पंडित देवराज संधीर स्मृति सम्मान, लघु कविता गौरव सम्मान, सारस्वत साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य सौरभ सम्मान, लघु कथा सहयोग सेवी सम्मान, सरस्वती साहित्य शाश्वत सम्मान, महर्षि दयानंद सरस्वती सम्मान, हिंदी साहित्य भूषण सम्मान, प्रोफेसर शंभु दयाल स्मृति सम्मान, श्री जयलाल दास स्मृति साहित्य साधक सम्मान और प्रज्ञा आलोचना सम्मान, प्रज्ञा संपादन सम्मान तथा अन्य साहित्यिक सम्मान कई शिक्षण संस्थानों द्वारा वे सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जा चुके हैं। तो आदरणीय को पुकारना चाहूंगी 2 पंक्तियों के साथ कि काम मानवता नाम मंगलेश, काम मानवता नाम मंगलेश, परमार्थ जिस मन का परिधान, साहित्य सेवा और हिंदी सेवा, परवान चढ़े जिनके अभिदान। तो प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी से अनुग्रह है कि वे वैश्विक लघु कथा पीयूष की समालोचना से हमें अवगत कराएं। स्वागत है आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आरती लोकेश जी। सम्मानित मंच, उपस्थित मुख्य अतिथि कुलाधिपति श्री संतोष चौबे जी, पुस्तक लोकार्पण के उत्सव पर उपस्थित पुस्तक प्रधान संपादक आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, वंदनीय संपादन मंडल व अन्य विद्वतजन, और साथ ही मंच संचालिका डॉक्टर आरती लोकेश जी, पीयूष श्रृंखला की 5वीं पुस्तक लोकार्पण क्रम में मैं अपने आप को आप सभी वैश्विक पटल पर उपस्थित पाकर बहुत सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूं। वैश्विक हिंदी संस्थान अमेरिका द्वारा बहुत ही सराहनीय और अति उपयोगी उपादेय पुस्तकों का संकलन और उनका प्रकाशन करना बहुत ही सराहनीय क्रम, जैसा कि आदरणीय ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया। वेब पोर्टल पर जब कोई भी चर्चा परिचर्चा होती है तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय न लेते हुए अपने विचारों को रखना ज्यादा उचित रहता है, और समय की गरिमा और कार्यक्रम दोनों की गरिमा बनी रहती है। पुस्तक बहुत लंबी चौड़ी है, 112 रचनाकार संकलित हैं। उनके 112 रचनाकारों की 1 से अधिक रचनाएं भी संकलित हैं। देश विदेश से जुड़े अनेक रचनाकार, सभी की चर्चा कर पाना शायद मेरे लिए संभव न हो, फिर भी मैंने प्रयास किया है अपने शब्दों में समग्र पुस्तक का मूल्यांकन और उसका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे प्रस्तुत करने का। एक शीर्षक दिया गया है इस पुस्तक समीक्षा को, शीर्षक है लघु लघु विचारोक्तियों एवं भावाव्यक्तियों की जलोर्मियों का वामन रूप, वैश्विक लघु कथा पीयूष। जैसा कि ओम प्रकाश गुप्ता जी ने चर्चा की
श्री राम को लेकर, गीता को लेकर, उसी कड़ी में प्रकृत पीयूष श्रृंखला में 5वीं पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने जा रही वैश्विक लघु कथा पीयूष संकलित पुस्तक भी जब उसका कवर आवरण पृष्ठ लोकार्पित हुआ तो शायद सभी ने देखा होगा कि लघु वामन रूप उसके ऊपर प्रदर्शित किया गया है। तो ये भावाव्यक्तियों की जलोर्मियों के रूप में, उस वामन रूप में ही लघु कथाएं यहाँ पे संकलित हुई हैं। उसी महान एवं परमपिता परमात्मा को मैं भी अपनी समीक्षा में साक्षी मानते हुए आगे बढ़ता हूँ कि मानव परमात्मा का अंश मात्र है और प्रत्येक जीव में प्राण वायु का संचरण होने में उस परम पिता की मर्जी और संवेदना निहित होती है। एक रचनाकार का सीधा संबंध उस पर लो यहाँ दीपक की लो से लिया गया है। उस पर हाइफन लो पर को मैं परमात्मा के रूप में यहाँ पे देख रहा हूँ। संबंध उस पर लो से होता है जिसके प्रकाश से यह पूरा जगत प्रकाशमान है। इसलिए रचनाकार उस प्रकाश पुंज के अंश रूप में साहित्य रूपी दीप की ज्योति को प्रज्वलित कर अंधियारे को छाटने का प्रयास करता है। प्रकृत कृति में संकलित सभी रचनाकार भी उसी प्रकाश पुंज का उजियारा है जो समाज को दिशाबोध और मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। सृजक एक ऐसा सहृदय प्राणी होता है जो अपनी घास फूस की झोपड़ी से बैठा भी बहुमंजिली अट्टालिकाओं में बसे अमीरजादों, झुग्गी झोपड़ियों में जीवन व्यतीत करते गरीब लोगों, मंदिर मस्जिदों में बैठे पंडे पुजारियों, मौलवियों, श्रद्धालुओं, पंचायत घर में बैठे पंच सरपंचों, विद्यालय विश्वविद्यालयों में पढ़ते पढ़ाते शिक्षकों, कोर्ट कचहरियों में बैठे न्याय के पीठाधीशों, अधिष्ठाताओं, सफेद कोट में डॉक्टरों, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों, खेत में हल जोत रहे किसानों, मेहनत मजदूरी करते मजदूरों, विदेश में पढ़ने गए बच्चों, लाचार बुजुर्गों और समाज में फैली यंत्रणाओं मंत्रणाओं तथा यहाँ तक कि वैश्विक समस्याओं को भी देख सकता है। वास्तव में रचनाकार जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति होता है जो समाज को खुली आंखों से देख उसकी तासीर लिखता है। प्रकृत कृति वैश्विक लघु कथा पीयूष में देश विदेश में बसे हिंदी प्रेमियों अथवा 112 रचनाकारों की स्वरचित 200 के लगभग लघु कथाएं संकलित हैं। प्रधान संपादक ओम प्रकाश गुप्ता जी की लघु कथाकार की लघु कथा का व्यंग्यात्मक मुखड़ा कही जा सकती है जो पाठक के समक्ष अनेक प्रश्न उड़ेलती है और लघु कथा का मार्ग प्रशस्त करती है। लघु कथाएं 2 BHK से प्रारंभ हो असवर से होती हुई है व्यंजन तक का सफर तय करती है। जिस प्रकार वर्ण शीर्षकों में वर्णानुसार लगभग समस्त ध्वनियां व्यंजित एवं व्यवस्थित हुई हैं, ठीक वैसे ही वामन स्वरूपा लघु कथाओं में वैश्विक परिदृश्य प्रदर्शित हुए हैं। सर्वप्रथम प्रधान संपादक के नेतृत्व में वंदनीय संपादन मंडल के सलाहगा श्रम निष्ठा और लगन को सत सत वंदन करता हूँ और साथ ही सभी रचनाकार भूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने अनेकाधिक पात्रों, विषयों, कथ्यों, घटनाओं, विषमताओं, विद्रूपताओं और समस्याओं को अपनी लघु लघु विचारोक्तियों एवं भावाभिव्यक्तियों की जलोर्मियों में समेटकर गागर में सागर को समाने की चुनौतीपूर्ण विधा लघु कथा को अपनाया है। लघु कथाओं में मन के तरंगित एवं उद्वेलित भाव एवं विचारों का व्यवस्थित व मूर्त रूप विद्यमान है। वैश्विक लघु कथा पीयूष साहित्य अनुपम, अनूठा और सौंदर्य से भरपूर ज्ञान, विज्ञान, समाज, संस्कृति, सभ्यता, कला तथा समाज शास्त्र आदि का अथाह भंडार है। इस भंडार से कौन, कब, कहाँ,
कैसे, क्यों और किस रूप में कौन से मणि रत्नों को प्राप्त करेगा, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जो सृजक और सृजनहार के अतिरिक्त एक अच्छा पाठक भी होगा। क्योंकि हर व्यक्ति और व्यक्ति विशेष के लिए साहित्य के अपने अपने मायने हैं। कोई इसे खुद से मिलने की सीढ़ी मानता है, तो कोई इसे साधन, कोई कलात्मक या बौद्धिक कार्य, तो कोई सार्वभौमिक हित। वास्तव में साहित्य अबोध, अकथनीय, गूढ़, अस्पष्ट, असमंजस भरी गुत्थी एवं दुर्बलता से परिपूर्ण और अनवांछित वह राज है जिससे जुड़े रहकर, पढ़कर, लिखकर भी व्यक्ति अनभिज ही रहता है। जबकि सही मायने में साहित्य वही है जो हमारे आसपास है। यथा उदाहरण के तौर पर यदि हम लें, दिनकर ने पत्थर नहीं तोड़े तो क्या, पत्थर तोड़ते भी नहीं देखा क्या, सूर्य कृष्ण का सखा न सही लीलाओं को अनुभूत तो किया, निराला भी प्रकृति में ही पले बढ़े, प्रेमचंद अमीर न सही गरीबी को झेला देखा जरूर था। प्रसाद का लोक रंजन व शुल्क ने भी खूब पढ़ा लिखा साधा, अर्थात समग्रतः साहित्य का विश्लेषण किया, किंतु आज भी उनकी सार्वभौमिकता एवं प्रासंगिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए कभी भी किसी सृजक का सृजन एवं समीक्षक का समीक्षण संपूर्ण नहीं हो सकता। प्रकृत लघु कथाओं और लघु कथाकारों की प्रासंगिकता भी निरंतर बनी रहेगी। सभी कथाकार आज के प्रेमचंद, निराला, पंत, गुप्त, प्रसाद, अज्ञे अथवा महादेवी वर्मा हैं। आज लघु कथा वैश्विक पटल पर अपने पैर पसार चुकी है, जिसका प्रमाण प्रकृत कृति वैश्विक लघु कथा पीयूष है। फिर भी येन केन लघु कथाकारों का यह कहना कि लघु कथा क्या है, कब जन्मी, कहाँ पनपी, कैसे लिखी जाती आदि आदि, इसका बड़ा कारण या विडंबना यह है कि लघु कथाओं के समीक्षक भी स्वयं लघु कथाकार ही हैं। वे अपने से बाहर किसी को लघु कथा का समीक्षक या विमर्श को स्वीकार ही नहीं करते, जबकि संवेदनशील व्यक्ति के चेतन, अचेतन या अंतर्मन के संघर्ष, रूह की कंपन और दर्द की पीड़ा, दया तथा करुणा से गुजरकर तथा रचनाकार की पैनी दृष्टि से निथर कर जो कुछ बाहर आए वह लघु कथा, कविता, कहानी, उपन्यास या कोई अन्य सृजन अवश्य होता है। लेखक बना या बनाए नहीं जा सकते, वे जन्मजात हैं। हाँ, लेखन कला जरूर शब्द, अर्थ, प्रयोग, रस, शिल्प के निरंतर अभ्यास से निखरती है। लेखक उसे सिर्फ श्रृंगारित करते हैं, किंतु उच्छ्वास से बाहर निकले भाव व विचार वे प्रकरण हैं जिससे सद साहित्य बनता है। यह अलग बात है कि किसी भी सृजन या विधा को लेकर विमर्श, बहस चलते रहना चाहिए, जिसकी गुंजाइश सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार यदि एक कादम्बरी सूक्त वाक्य में इस पुस्तक की समीक्षा प्रस्तुत करूं तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि समय को देखते हुए एक वाक्य में ही समस्त लघु कथाओं के शीर्षकों को और उसके मूल्यांकन को समेटने का प्रयास किया गया है। लघु कथाकार की लघु कथा अनेक प्रश्न उठाती है। राधिका की कोख में पल रहे अंश को बचाने की खुशी, दादी की अधूरी ख्वाहिश, अनकही बातें या अनकहे अनजान अनगढ़ अनुभव या भय व मुस्कान के साथ श्रम और संवेदना के घुंघरुओं से सजी पांवों की अनोखी बाजे, अपडेटिंग फोबिया एंड मैनिया का शिकार व्यक्ति, विदेश की अपनी दिवाली और अपनी संस्कृति से दूर पीड़ित व्यक्ति को जब अपनी संस्कृति, घर परिवार, माता पिता की याद सताती है, तब सिद्ध होती है अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे और वह अबोध अबागा अमीर अमेरिका के स्कूल का एक दिन, अनोखी फीस जिसका असर कहाँ तक है कि मनुष्य का यह कहना आई शोर, फिर आदर्श और यथार्थवादी आदमी बेचारा आरक्षण आस्था के नाम पर पिसता हुआ
आधा गिलास पानी पीकर ये कहे कि इज्जत इंसानियत तो बचेगी, किंतु ये इफ्तार पार्टी, इवेंट वाली शादी, ईर्षा, ईश्वर का विश्वास सब खो गया। अब उधारी उम्र से बड़ा है उसकी दुआ, उसके हिस्से की रोटी, एक नई सोच और एजेंडा के साथ कंप्लीट फैमिली का होना सिर्फ कच्चा लालच है अथवा कथनी और करनी में अंतर है। कन्या पूजन करते हुए और धर्म की बातें करते हुए बहुत कितने लोगों का कारण कलेजे का टुकड़ा, किस्मत वाला, कुछ नहीं बदलता, कृत धन प्रीत, सब कैरम की रानी की तरह कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट में फंसे कहते हैं कौन ऊंचा की फिराक में कौवे के न्याय के समान। दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा में खरपतवार का महत्व, खिलवाड़, खून से नाहंग, गंगू के चुनाव का गणित आदि आदि, और फिर गणेश चतुर्थी पर गरीब का बेटा, गलतफहमी, गुरु दक्षिणा, गुलाम, गृह प्रवेश, घर घर वापसी के चक्रव्यूह में उलझकर सोने के फ्रेम वाले चश्मे पहनता है और गर्म पानी की चीख, चीफ गेस्ट की डोनेशन की चोट, नकल की छूट, विदेशी बेटे का छोटा घर, जड़े व जन्मोत्सव, जाड़ा की रातें, जान पहचान वाले जानवर, जीवन मूल्य और संस्कार तथा जीवन दान धरा का जीवन रंग, झुनझुना, टाइम बे टाइम की यादें समेटे हैं। टिकट कलेक्टर, टूटते तारे का डर, डॉल्फिन शो, तमाचा, तस्वीर, तिगड़ी में फंसी तुम्हारी माँ, तैयारी का महत्व, दान दुख का अंतर, दूध का कर्ज दूसरे की खाल में तथा देश प्रेम की देहरी लांगती दो बुद्धि आंखें बेबस हैं। घड़ी की खुशी में ताऊ जी का धन्यवाद, फर्जी डिग्री वाला नजरबट्टू बहुत पड़े हैं। पारुल का नया जन्म, नवरात्रि का भंडारा, निगाह, नीले टीक के निशान, न्यारा बांग्ला, पत्नी प्रेम, पथ प्रदर्शक, परजीवी कीड़े बेपरवाह रहते हैं, वह दरोगा का पशु प्रेम दिखावा है। भिखारी की पसलियां, पहचान के किस्से, पिता के सामने, पितृ दोष निवारणार्थ मंत्रों की आवाजें, पुकार, पुरस्कार का सौदा, फर्क, बड़बोले की मानवता, बड़ी अम्मा का मौन, राजस्थान की बाजरे की रोटी, बारिश और धूप जैसे बिना पते के खतों की रवानगी। कहने का अर्थ है बिना विचारे जो करे, यह बुद्धि का फर्क है। आज बेटी बेबस नहीं महान है, भूख और जबान के स्वाद की बेबस लगाम, बेस्ट फ्रेंड, प्रवासी का बैकवर्ड इंडिया, स्वयं में विश्वास, स्वराज और नरक का द्वार के साथ हाउ डिड, एंड फिर वही नए साल के आगमन पर हैप्पी न्यू ईयर तथा हेलो 911 आदि विभिन्न रंगों की तीखी और भिन्न सुगंध से विश्व गुलजार हो उठा है। इस वैश्विक लघु कथा यात्रा के बाद कथ्यों की प्रकृति, नवीन उन्मेष, युग संप्रकृति, मूल्य चेतना और व्यंजना तथा शैलियों की पड़ताल में इनको समाकलित कर कहा जा सकता है कि लघु कथाओं ने वैश्विक हिंदी लघु कथा साहित्य में श्रीवृद्धि कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। निष्कर्षतः लघु कथाएं अंतर्मन की तहों, समाज में व्याप्त विद्रूपताओं और विषमताओं को संपादित करने वाली सक्षम और मानवीय मूल्यों एवं संवेदनाओं के विविध आयामों से सुसज्जित हैं। रचनाओं के तमाम घटनाक्रम हमारे सामने घटित होते प्रतीत होते हैं। समग्रतः प्रेम, धोखा, प्यार, मित्रता, स्नेह, आत्मीयता, विश्वास आदि मनोभावों से गुथी हुई संदेशात्मक, व्यंग्यात्मक, प्रतीकात्मक, प्रेरणात्मक और प्रासंगिक एवं समकालीन विषयों के अनुरूप व्यक्ति की विवस्था, लाचारी, कमजोरी एवं वेदना व पीड़ा को बेहद सजीवता से प्रस्तुत किया गया है। कतिपय रचनाएं निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दम तोड़ती हैं तो कुछ बहुत उम्दा बन पड़ी हैं, कुछ शीर्षक स्टिक नहीं बैठते तो कुछ बहुत सार्थक बन पड़े हैं। यह मेरा मानना है, जबकि रचनाकारों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लघु कथाकारों ने वर्तमान स्थिति, परिस्थिति
और समस्या समाधान पर सटीकता से दृष्टिपात किया है। वस्तुतः ओम प्रकाश गुप्ता जी के संपादकत्व में संकलित सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विरोधाभासी रंगों से भरपूर, स्थितियों से रूबरू एवं विसंगत परिदृश्यों के भीतर से उपजी रचनाएं नए पुराने संस्कार, मानसिकता, आकांक्षा, आक्रोश, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों तथा सांस्कृतिक परिवेश से भरपूर हैं। लघु कथाओं के पात्र, घटनाएं, संवाद और भावबोध भीतर से उभरे हैं, जो सहज सरल रूप में भी असरदार बन पड़े हैं। लेखकों में अद्भुत जिजीविषा है, जो वे संपूर्ण धरती के सौंदर्य, ऐश्वर्य, दर्द, पीड़ा को समेट लेना चाहते हैं। साथ ही असुंदर को सुंदर, कुरूप को रूपवान, मृत को जीवंतता प्रदान करने का सौपन देखते हैं। कथाकारों ने भाषा और साहित्य के साथ साथ अपने अपने देश में व्याप्त सामयिक चिंताओं पर सोच विचार की प्रक्रिया से गुजरकर सार्थक संज्ञान लिया है। लेखकों का शब्द प्रयोग और गढ़त के प्रति परिवेशगत एक सचेत एवं जागरूक शब्द शिल्पी रूप उभरा है। क्योंकि प्रत्येक रचना की अपनी पृष्ठभूमि, परिवेश, वातावरण, देश का और शिल्प होता है। सभी ने साहित्य और संस्कृति के अटूट संबंधों को सहेजते हुए वर्तमान पीढ़ी व पाठक को सचेत और जागरूक बनाया है। कहते हैं, लेखन पाठक के भीतर घर करना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए, संदेशपरक होना चाहिए। सृजन में निडरता, स्पष्टता और ईमानदारी होनी चाहिए। सांस्कारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बोध से सजीव होना चाहिए। तो लेखक का लिखना सार्थक और पाठक का पढ़ना उपयोगी हो जाता है। यह स्वाभाविक है कि समय के साथ साथ साहित्य की विधा और सृजन में भी परिवर्तन होना लाजिमी है। उसी तर्ज पर सभी लेखकगण अपनी लघु कथाओं के स्तर पर खरे, निडर, ईमानदार रूप में सामने आते हैं। संकलित कृति का श्रम साध्य कार्य संग्रहणीय एवं पठनीय तथा श्लाघनीय है। सभी लेखक, प्रधान संपादक, प्रबुद्ध संपादन मंडल इस साहित्यिक अनुष्ठान में सम्मिलित संवेदना, अभिरुचि, सतर्कता एवं मनोयोग के लिए सभी को आभार एवं साधुवाद। शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप सभी रचनाकार, संपादक, प्रधान संपादक, संपादन मंडल को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आपका अपना अनुज डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंगलेश जी। सभी रचनाकारों के साथ आपने अपनी समीक्षा में पूरा न्याय किया, किसी को भी अछूता नहीं छोड़ा, सभी के शीर्षकों को भी आपने सम्मिलित किया और बहुत अच्छी तरह से उसे एक कहानी में गूंथ कर आपने प्रस्तुत किया। बहुत ही सार्थक आपने समीक्षा की और हम सभी आपके मुख से पुस्तक के बारे में इस सारगर्भित वक्तव्य को सुनकर धन्य हुए हैं। आपने सभी पक्षों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला है और अवश्य ही आपकी समीक्षा सुनकर जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सभी के मन में पुस्तक को पढ़ने की, अपने हाथ में लेने की, पढ़ने की भरपूर उत्कंठा उत्पन्न हुई होगी। आपका पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। लघु कथा लिखना अपने आप में गागर में सागर भरने जैसा ही है, जैसा कि सर की समीक्षा से भी हमें समझ में आता है। जिस प्रकार मात्र 17 वर्णों का हाइकू लिखना सरल नहीं है, देखने में तो बहुत छोटा सा लगता है, उसी प्रकार लघु कथा लिखना भी बहुत ही कठिन कार्य है। यहाँ ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, जीरे के अंदर कुंभकर्ण के लिए आहार भरने जैसा कार्य हमें करना होता है। राई को पर्वत जैसा अनुभव कराना होता है और विस्तार से बचकर संक्षिप्तता से काम लेना पड़ता है और एक कसाई की तरह हमें काट काट के अधिक शब्दों को अलग कर देना होता है और उसके बाद पाठक के मन में अनंत विचारों की बाढ़ जैसे रस भराने योग्य शब्द व स्थिति की महत्ता को मढ़ना व गढ़ना होता है। तो लघु कथा जो जितने भी इसमें 112 लघु कथाकार हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। अब पुस्तक में निहित जो लघु कथाएं हैं उस पे हम थोड़ा सा प्रकाश
जरूर डालेंगे, जिससे कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी पुस्तक के बारे में कुछ पता चले। और थोड़ी सी हम लघु कथाएं लेंगे और उसके बाद हम मुख्य अतिथि जी का वक्तव्य सुनना चाहेंगे। तो मुख्य लघु कथाओं के पाठन के लिए आज हमने अपने संपादक मंडल में से कुछ सदस्यों को आमंत्रित किया है, और उनके सामने ये शर्त हमने रखी है कि वे अपनी या संपादक मंडल की लघु कथाएं नहीं, और वे किसी अन्य की लघु कथाएं पढ़कर हमें सुनाएंगे। तो एक संपादक मंडल के सदस्यों का नाम जरूर मैं एक बार लेना चाहूंगी, सबका बताना चाहूंगी। संपादक मंडल में अलका प्रमोद जी हैं भारत से, मैं स्वयं हूँ यूएई से, उषा श्रीवास्तव जी भारत से, ऋतु नन्नन पांडे जी नीदरलैंड से, चित्रा गुप्ता जी सिंगापुर से, दुर्गा अशोक सिन्हा जी यूएसए से, मधु चतुर्वेदी जी भारत से, यूरी बोतविनकिन जी यूक्रेन से, राज रानी शर्मा जी भारत से, रेखा भाटिया जी यूएसए से, और वुत्ती फोंग थाविन सोमबत थाईलैंड से, शैल अग्रवाल जी यूके से, हरिहर झा जी ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें ही बहुत सारे देश शामिल हैं। और इस पुस्तक की अनुकृति संपादक है मधु गोयल जी जो भारत से हैं, प्रबंध संपादक हैं शिव प्रकाश अग्रवाल जी जिन्होंने अभी हमारे लिए पुस्तक का तकनीकी रूप से लोकार्पण करने में सहायता की, प्रधान संपादक हैं ओम प्रकाश गुप्ता जी यूएसए से। तो जो कुछ चुनिंदा लघु कथाएं हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी ऑस्ट्रेलिया से श्री हरिहर झा जी को, और ऑस्ट्रेलिया में इस समय बहुत रात हो रही होगी जहां तक मुझे अंदाजा है, तो उनको सबसे पहले इसीलिए बुलाना चाहूंगी। और वे वरिष्ठ व्यंग्यकार, कवि व कथाकार हैं, और वे शकुंतला पालीवाल जी की लघु कथा डर प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय हरिहर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी आदरणीय मित्रों को। तो जैसा कि अभी बताया गया कि शीर्षक है लघु कथा का डर, और लेखिका है शकुंतला पालीवाल। कथा अपने आप में इतनी मुखर है कि मुझे उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं सीधा कथा ही पढ़ता हूं। दीवार पर टंगी घड़ी रात के 9 बजा रही थी। घड़ी की सुई के साथ सुमित्रा की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। हर शाम 7 बजे तक घर लौटने वाला उसका पति नीलेश आज अभी तक बिना किसी पूर्व सूचना के घर नहीं लौटा था, और उसका फोन भी बंद आ रहा था। सुमित्रा के मन में डर और घबराहट के साथ हजारों आकांक्षाएं जन्म ले रही थी। तभी डोरबेल बजी। भागकर सुमित्रा ने दरवाजा खोला। सामने पति नीलेश खड़ा था। सुमित्रा को यूं परेशान देखकर वह बोला, आज अचानक एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। बातों ही बातों में समय का पता ही नहीं चला, और बैटरी कम होने से फोन भी स्विच ऑफ हो गया। सुमित्रा की रुलाई फूट पड़ी। वह कहने लगी, नीलेश, तुम जब भी देर से आते हो तो मैं बहुत डर जाती हूँ। ये 2 घंटे कितनी भयावह आशंकाओं और डर के बीच गुजरे। तुम समय पर घर आ जाया करो। बस रोती हुई वह यही कह पाई। सुमित्रा स्वयं भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। एक दिन बॉस ने ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग रख ली। मीटिंग की तैयारी में वह नीलेश को सूचित भी नहीं कर पाई। घर पहुंची तब तक घड़ी में 10 बज गए थे। नीलेश ने दरवाजा खोलते ही पूछा, कहाँ थी अब तक? तुम्हारा ऑफिस तो 7 बजे तक खत्म हो जाता है। वह कुछ कहती उसके पहले वह फिर बोला, सच सच बताना, किसके साथ थी? इस प्रश्न ने सुमित्रा को अंदर तक झकझोर दिया। वह नीलेश की आंखों में देखते हुए बोली, तुम देर से आते हो तो मुझे डर लगता है। मैं तुम्हारी सलामती की प्रार्थना करती हूँ, और जब मैं देर से आती हूँ तो तुम मुझ पर शक करते हो। क्या तुम्हें कभी मेरे देर से आने पर डर लगता है? नीलेश की झुकी नजरें निरुत्तर थी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया लघु कथा का आपने चयन किया सर। और ये यहीं पर जो हमारे पितृ सत्तात्मक समाज है, जो पारिवारिक एक स्थिति जिस तरह की बनी है, वो बहुत बढ़िया अंतर आपने बताया कि एक स्त्री घर से बाहर होती है तो वो उसके देर से आने पे और एक पुरुष के देर से घर आने पर क्या अंतर पड़ता है परिस्थितियों में। धन्यवाद सर। और अगली लघु कथा के लिए मैं मधु चतुर्वेदी जी को बुलाना चाहूंगी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं।
और वे कविता अग्रवाल जी की कहानी प्रस्तुत करेंगी, लघु कथा प्रस्तुत करेंगी, एक नई सोच। स्वागत है मधु दीदी। दीदी अनम्यूट कर लीजिए। इस मंच से सभी को हमारा प्रणाम। और हमें जो लघु कथा है, सभी का लघु कथाएं बहुत अच्छी हैं, हम लोग संपादकीय मंडल में रहे, लेकिन इस लघु कथा को हमने एक पारिवारिक परिवेश में कुछ संदेश देती हुई लगी, इसलिए मैंने इसे विशेष तौर से चुना है। इसकी लेखिका कविता अग्रवाल है, जो कि सूरत से आती है, गुजरात। मैं लघु कथा को सीधे पढ़ते, क्योंकि लघु कथा अपने आप में संपूर्ण होती है, उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं होती। एक नई सोच। रवि ने ऑफिस में कदम रखा और चपरासी को जल्दी से शर्मा जी को बुलाने को भेजा। शर्मा जी सुनते ही दौड़ते हुए आए और बोले, गुड मॉर्निंग सर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। रवि ने कुछ शांत स्वर में कहा, शर्मा जी, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपनी पत्नी के साथ उनके मायके जा रहा हूँ। अब मैं वहीं रहूंगा और वहां ही कोई दूसरी नौकरी भी देख रहा हूँ। सुनते ही शर्मा जी अचरज भरे स्वर में बोले, आपकी पत्नी तो एक छोटे से शहर की हैं और आप यहाँ दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी के डायरेक्टर हैं। आपने ये फैसला सोच समझ के लिया है? जी हाँ। फिर घर जवाई को समाज अच्छी नजरों से भी नहीं देखता है। रवि ने सीधा सा जवाब दिया, जी शर्मा जी, बहुत सोच समझकर ही निर्णय लिया है। कॉलेज बातें याद आ रही थी। कॉलेज का अंतिम साल था जब रवि की मुलाकात रश्मि से हुई। दोनों एक ही गांव में साक्षरता अभियान के प्रचार और प्रसार के लिए गए थे। इस प्रोजेक्ट को करते हुए दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। अब रश्मि के माता पिता रिटायर हो चुके थे और गांव में ही अपने पुश्तैनी घर में रह रहे थे। रश्मि उनकी इकलौती संतान थी। पेंशन से दोनों का गुजारा चल जाता है। अचानक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा और रश्मि के पिताजी को आधा शरीर में पैरालिसिस हो गया। रवि और रश्मि को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। रवि की माताजी ने उनकी परेशानी समझ ली और कहा कि तुम कुछ समय अपनी पत्नी के साथ उसके मायके में रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। हो सके तो तुम और रश्मि वहां कोई नौकरी खोज लो। रश्मि को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि बेटी और बेटा कोई अंतर नहीं है। माँ की बात सुनकर रवि भावुक हो उठा। बोला, माँ तुमने सही कहा है, मैं ऐसा ही करूंगा। रवि ने नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। रवि ने रश्मि को सारी बात बताई और माँ का सुझाव भी सुनाया और रश्मि का मन अपनी सासू माँ के प्रति श्रद्धा से भर उठा। रश्मि ने जब अपनी माता को यह बात बताई तो वे खुश हो गई और बोली कि तुमने आज ये साबित कर दिया कि बेटियां भी माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगी कि लघु कथा की समाप्ति के लिए कि बेटियां ही नहीं, बेटे ही नहीं, बेटियों के पति भी बेटे की तरह बन के परिवार में आते हैं। तो ये कहानी अपने आप में बहुत सार्थक है। बधाई आपको करता है। बहुत बहुत धन्यवाद मधु चतुर्वेदी जी। और कविता जी अपनी लघु कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई होंगी अगर वे जुड़ी हुई हैं तो। और ये सभी के लिए एक सरप्राइज की तरह से है कि किसी को नहीं पता कि किसकी कथाएं लघु कथा पढ़ी जाएंगी। और सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चित्रा गुप्ता जी। तो मैं चित्रा गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वे स्वयं ही बता दें तो मैं इसका खुलासा नहीं करूं कि वे कौन सी लघु कथा पढ़ने जा रही हैं। चित्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आरती। और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानीय गणों को मेरा हार्दिक नमस्ते। और ये कथा मैंने इसलिए ली है, कई बार झूठ बोलना भी हमारी मजबूरी हो जाती है और अनिवार्य भी हो जाता है। उससे किसी का नुकसान नहीं होता पर अपना भला जरूर हो जाता है।
मेरी कहानी है अनुभव। संदीप तोमर, नई दिल्ली, भारत से। यह एक मल्टीनेशनल कंपनी का HR रूम है। मेज के उस ओर इंटरव्यू बोर्ड बैठा हुआ है। वह इंटरव्यू बोर्ड के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। नाम? जी, राम खिलावन। आज के दौर में इस तरह का नाम? जी, बचपन से यही नाम है। घर में कितने भाई बहन हैं? जी, एक भी नहीं, अकेला हूँ। सब आपसे बड़े होंगे, मतलब शादीशुदा? नहीं सर, एकदम अकेला हूँ। ओह, दैट्स रियली गुड। माँ बाप क्या करते हैं? जी, माँ बाप नहीं है। दैट्स अगेन गुड। शादी हुई? सर, फिलहाल तो नहीं हुई, अभी 5 साल तक करने का इरादा भी नहीं। वेरी गुड। सर, एकेडमिक मेरा काफी अच्छा है, ये देखिए मेरे सर्टिफिकेट। नो जेंटलमैन, इनकी कोई जरूरत नहीं। यू आर सुटेबल फॉर दिस जॉब। वह रूम से बाहर आ जाता है। घर वापसी पर सोचता है, अब माँ बापू का इलाज ठीक से हो पाएगा, भाई की ट्यूशन फीस भी दे पाएगा, छोटी बहन के पत्राचार कोर्स की फीस भर सकेगा। पत्नी तो नौकरी का सुनकर बहुत खुश होगी। कब से साड़ी खरीदने का प्लान बना रही थी, पैसे की तंगी से टाल रहा था। धन्यवाद। और संपादन करते हुए भी मैंने बहुत सीखा। मैं बताना चाहूंगी एक लाइन में, D और C देते हुए कष्ट भी हो रहा था, लेकिन 2 बार कहानी पढ़ती थी और फिर देती थी कि कहीं किसी तरह से कोई त्रुटि ना हो जाए मेरे से। और ओम प्रकाश जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इसमें शामिल करने के लिए। संपादक मंडल आरती बहुत आप आ जाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और आपने बहुत ही सुंदर और ऐसी कहानी, ऐसी लघु कथा का आपने चुनाव किया, जैसा कि मैं हमेशा ये मानती रही हूँ कि लघु कथा के अंदर असल में एक उपन्यास छुपा हुआ होता है, उसमें से बहुत सारी कहानियां जन्म ले सकती हैं। तो देखने में वो छोटी सी होती है, लेकिन वो एक तरह से भूमिका प्रस्तुत कर रही होती है किसी बड़ी घटना की। तो इस तरह की लघु कथा आपने चुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अलका प्रमोद जी को मंच पर, और वे प्रस्तुत करना चाहती हैं सुमन लता शर्मा जी की लघु कथा त्याज्य। अलका दीदी जी, धन्यवाद आरती जी। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि और जो समीक्षक आदरणीय ओम जी और संपादक मंडल, सभी को मेरा नमन। मैं आज आपके सामने जो लघु कथा प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है त्याज्य। ये सुमन लता शर्मा जी की लिखी हुई लघु कथा है जो बूंदी राजस्थान भारत से है। मैंने इस लघु कथा का चयन इसलिए किया कि यह एक अनुचित व्यसन के प्रति जागरूक करती हुई लघु कथा है। तो प्रस्तुत है आपके सामने त्याज्य। तुमने लिखा है कि सुबह जब तुम ऑफिस आ रहे थे तो किसी ने तुम पर थूक दिया, इस कारण तुम्हें घर जाकर फिर से नहाना पड़ा। यही वजह है कि तुम को ऑफिस आने में देर हो गई। पढ़ते हुए ब्रांच मैनेजर विनय को अविश्वास से घूरने लगे। जी सर, विनय ने नम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। कैसी बातें करते हो विनय, कोई तुम पर क्यों थूकेगा भला? बॉस का स्वर अभी भी अविश्वास से भरा था। सर, जिसने भी थूका उसने मुझ पर नहीं थूका था। दरअसल मेरे आगे बाइक पर तेजी से जा रहे एक व्यक्ति ने बिना पीछे देखे, बिना रुके अपने मुंह को एक ओर करके पिच से थूक दिया, जिससे मेरी पूरी शर्ट पर लाल लाल छींटे हो गए। ये तो अच्छा था कि मैं चेहरे पर हेलमेट लगाया था। पता नहीं क्यों लोग गुटखा खाते हैं। खुद का स्वास्थ्य खराब, कार्यालय की दीवारें खराब, और कभी कभी तो मेरी तरह लोगों के कपड़े भी खराब कर देते हैं। विनय का स्वर घटना के स्मरण से थोड़ा तल्ख हो आया। स्थिति को समझते ही बॉस के मुंह से निकला, ओह, मुझे दुख है कि तुम्हारे साथ बुरा हुआ। फिर कुछ सोचते हुए स्पष्टीकरण का पत्र दराज में रख एक पुड़िया निकाल डस्टबिन में डालते हैं
और विनय की ओर मुस्कुराते हुए बोले, मैंने भी कुछ ही दिनों से शुरू किया था। धन्यवाद। इस लघु कथा के लिए सुमनलता जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अलका दीदी, बहुत अच्छी लघु कथा आपने चुनी है और जो हम सबको एक संदेश देती है ऐसे व्यसन न पालने का। तो आगे चलते हैं हम और 2 और लघु कथा हम लेंगे बस। तो अगली लघु कथा के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा उदार जी को अमेरिका से। तो उनकी लघु कथा, सोनाली जोशी की लघु कथा का उन्होंने चुनाव किया है। लघु कथा का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। स्वागत है दुर्गा दीदी। ये बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मैं प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, ओम गुप्ता जी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे संपादक मंडल में इस योग्य समझा कि मैं संपादक मंडल में, हालांकि लघु कथा या साहित्य के प्रति मेरा बहुत लघु ज्ञान है, पर मैंने एक पाठक की दृष्टि से लघु कथाओं को चुनने का प्रयास किया कि किसका प्रभाव कितना पड़ सकता है पाठकों के ऊपर। और अभी जो मैंने चयन किया है, मेरी लघु कथा का शीर्षक है गुरु दक्षिणा। शिक्षकों के गरिमा में जो उपस्थिति है, दोनों के लिए समाज में उनकी कैसी होनी चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, इन्हीं बातों का इसमें संकेत है। ये लघु कथा सोनाली जोशी जी की है, जो बांसवाड़ा राजस्थान भारत से हैं। पूरा सेमिनार हॉल तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का जिलाधीश महोदय व अन्य अधिकारियों के साथ सम्मान समारोह था। राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षक की अहम भूमिका होती है। सर, हमारी सफलता का श्रेय हम हमारी क्लास टीचर प्रीति मैडम को देते हैं। उन्होंने न सिर्फ हमें अच्छा पढ़ाया, बल्कि हमें एक अच्छा नागरिक बनने और हमारे सफल भविष्य के लिए समय समय पर उचित मार्गदर्शन भी किया। सोनी के शब्दों से वहां उपस्थित उसी विद्यालय की प्रिंसिपल चौंक गई, क्योंकि ये वो ही अध्यापिका थी जिसे हर समय उनके द्वारा विद्यालय में अपमानित किया जाता था। वजह सिर्फ ये थी कि प्रीति मैडम कभी चापलूसी नहीं करती थी और अपना काम ईमानदारी से करती थी। सभी बच्चे प्रीति मैडम के फैन थे। विद्यालय में कई बार सम्मान समारोह आयोजित होता, लेकिन प्रीति मैडम को कई योग्यताएं होने के बावजूद कभी आगे नहीं आने दिया जाता। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उनका मूल्यांकन, उनके द्वारा की गई प्रशंसा एक अध्यापक के लिए कई उन खोखले सम्मानों से बड़ी होती है जो सिर्फ पक्षपात और चापलूसी के फ्रेम से मंडित होते हैं। सर, प्रीति मैम हमारी वो माँ हैं जो हमें विद्यालय में सहेजती हैं। साक्षी ने कहा, जिसके उस विषय में 100% अंक आए थे जो विषय प्रीति मैडम पढ़ाती थी। जिलाधीश महोदय ने प्रिंसिपल को कहकर प्रीति मैडम को बुलवाया। सभी के सामने उनका सम्मान किया गया। आज सच्चाई का सम्मान हुआ था और ये बच्चों की ओर से सच्ची गुरु दक्षिणा थी जो कई सम्मानों से ऊपर थी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छी लगी ये कहानी कि गुरु का सम्मान होना, बच्चों के माध्यम से जो सम्मान मिलता है वही हमारी बहुमूल्य संपत्ति है और वही असली सम्मान है। मैं भी शिक्षक रही हूँ और आप सब अनुभव आपका भी यही होगा कि जो शिक्षक बच्चों के द्वारा सम्मानित होता है, याद किया जाता है, वही सच्चा सम्मानित है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दुर्गा जी, बहुत अच्छी आपने लघु कथा चुनी और बहुत संदेशपरक लघु कथा है। और अब एक अंतिम लघु कथा के लिए मैं बुलाती हूँ डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी को,
जो वासव दत्ता अग्निहोत्री जी की रची हुई लघु कथा अबाध प्रस्तुत करेंगी। डॉक्टर उषा श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आरती लोकेश जी। और सर्वप्रथम मैं उपस्थित सभी रचनाकारों को, आदरणीय ओम गुप्ता जी को, सबको मेरा अपना सादर नमस्कार निवेदित करती हूँ और बधाई देती हूँ सभी रचनाकारों को। और ओम गुप्ता जी को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ विशेष तौर पर कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस संपादक मंडल में शामिल हो सकूं। तो बिना कुछ ज्यादा बोले मैं लघु कथा का वाचन करती हूँ। तो जैसा कि आप बता चुकी हैं, अबाध है इसका शीर्षक, और ये वासव दत्ता अग्निहोत्री जी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश भारत से हैं, उनकी लघु कथा में वाचन करने जा रही हूँ। तो सुनिए। कब नहीं रही, कुछ बीमार थी क्या? ऐसे ही सामान्य से सवाल और वो ही जवाब किसी किसी को बोलते सुन रही थी। वो दोनों एक दूसरे से सटकर घर के बाहर की एक टूटी सीमेंट की सीढ़ी पर बैठी 4-5 बरस की कोमल, निष्पाप और बेहद दुबली सी 2 लड़कियां। गरीबी का मारा एक कमरा, प्लास्टर उखड़ी दीवारें, अलगनी पर मेले कुछ टंगे कपड़े, रसोई के नाम पर एक चूल्हा और कुछ टूटे बर्तन। एक कोने में एक खटिया, मेला बिस्तर और उससे अढकी, यही सब उस पर घर की कुल जमा संपत्ति थी। कई वर्षों की गरीबी झेल रही थी वो कुटिया। 45 के करीब का व्यक्ति करुण क्रंदन कर रहा था, सिर पर हाथ मारकर विलाप कर रहा था। साथ बैठी पत्नी नाक पर मेला फटा आंचल रख सुबक रही थी। आसपास चंद वृद्ध दुर्बल औरतें और अपने मलिन पल्लू को आंख नाक से लगाए बैठी थी। अपने हश्र को वे भी जानती बूझती हताश सी अपनी सखी को अंतिम विदा दे रही थी। बाहर बैठी नन्ही गुड़िया एक तरफ रखी मटकी से आते धुएं से परेशान थी, पर फिर भी आपस में बतिया रही थी। क्या अब तेरी दादी कभी नहीं उठेगी? हाँ, वो नहीं उठेगी, वो मर गई है ना। फिर तेरे बापू क्यों कह रहे हैं उठ जा अम्मा, उठ जा माँ? पता नहीं, कल तो माँ कह रही थी कब मरेगी ये बुढ़िया, लेकिन अब उठेगी नहीं। वो बड़ी अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी। इतने में रुदन और तेज हुआ और थोड़ी हलचल के बाद मृतदेह बाहर लाई गई और अर्थी पर रखी गई। सब परिक्रमा कर लो। और जो 2-4 लोग कफन से कृष्णकाया को लपेट रहे थे, आदेश सा कह उठे। सब मृतात्मा के अंतिम दर्शन करने लगे। रोता गिरता बेटा माँ के सिर को अंजुलि में पकड़कर बिलखने लगा, मत जा मुझे छोड़कर माँ, कैसे रहूंगा तेरे बगैर माँ। अचानक एक नन्हे स्वर ने सबको शांत कर दिया, बापू मत रो, अम्मा सो गई है ना? ये लो उसका तकिया उसके सिर के नीचे लगा दो। पता है ना, इस तकिए के बिना अम्मा को नींद नहीं आती। और हाँ, सिर के नीचे ही लगाना, वैसे मत लगाना जैसे रात को तुमने उसके मुंह के ऊपर ही लगा दिया था। और ये जो अंतिम पंक्ति है, बहुत कुछ वर्तमान स्थिति में रिश्तों के बारे में बयां कर जाती है, एक नन्हे मासूम की बात। तो यही एक मतलब मुझे बहुत छू गई ये बात और मैंने इस लघु कथा का चयन किया। पुनः आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने एकदम चौंका देने वाली, जिसका अंत एकदम चौंका देने वाला था, ऐसी लघु कथा का आपने चुनाव किया। और वही बात कहूंगी कि बहुत सारी आगे आने वाली लघु कथाओं और कहानियों की संभावना को ये लघु कथा व्यक्त करती है और अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश और बहुत बड़ी परिस्थितियों को बयां करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी संपादकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा कार्यक्रम बिल्कुल अपने चरम पर है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी के उद्बोधन का समय है। जो आदरणीय संतोष चौबे जी हैं, वो वैश्विक हिंदी संस्थान से पहली बार जुड़े हैं और उनका इस मंच पर भावों के पुष्प गुच्छ से हमने स्वागत किया है। और तो कुछ हम उन्हें अर्पित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी ऑनलाइन ये लोकार्पण समारोह है।
आदरणीय एक महान विचारक, चिंतक और वक्ता भी हैं। उनके परिचय तो मैं पहले दे ही चुकी हूँ, लेकिन वो सब भी आप अभी जान जाएंगे जब आदरणीय बोलेंगे। तो अतः उनके विचार कभी भी किसी पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होते, उनसे मुक्त होते हैं। मैंने आदरणीय को कई बार सुना है और मैं पिछले 5 सालों से बहुत सारे कार्यक्रमों में उन्हें सुनती आ रही हूँ, और अभी मॉरिशस में तो साक्षात उनसे मिलना हुआ और 4 दिन हमने कार्यक्रमों में सहभागिता की। तो आदरणीय के जो बहुमूल्य विचार हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे और हमें सही राह दिखाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ मैं आदरणीय संतोष चौबे जी को आमंत्रित करती हूँ और उनके स्वागत में 2 पंक्तियां पेश हैं कि पुष्प चढ़े देवी प्रतिमा पर, पुष्प चढ़े देवी प्रतिमा पर, ऐसे हो तुम माँ के लाल, राष्ट्रहित पहचान देश की, सजे हुए भारत के भाल। राष्ट्रहित पहचान देश की, सजे हुए भारत के भाल। आदरणीय से निवेदन है कि वह अपने विचार मुक्ता से हमें समृद्ध करें और हम सब सुनने के लिए प्रतीक्षारत। स्वागत है सर। धन्यवाद आरती जी। आपने मेरी प्रशंसा पहले ही कुछ ज्यादा कर दी। मैं उम्मीद करूंगा कुछ अच्छी बातें आपसे कर पाऊं। मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही है? जी सर, बिल्कुल साफ सुनाई आ रही है, स्पष्ट। सबसे पहले तो मैं ओम प्रकाश गुप्ता जी की प्रशंसा में ये कहना चाहूंगा कि वहाँ विदेश में बैठकर आप हिंदी की जिस तरह सेवा कर रहे हैं और जैसे आपने भारतीय पारंपरिक मूल्यों को सामने लाने का काम किया। आपने किताबों का नाम मुझे बताया, तो उसमें राम काव्य भी है, कृष्ण काव्य भी है, हाइकू का भी आपने किताब एक निकाली है, और बिना किसी पश्चिमी प्रभाव में आए हुए ये जो काम आप वहाँ बैठ के कर रहे हैं और उसमें पूरी दुनिया को शामिल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और वैश्विक हिंदी संस्थान की भी इसलिए बहुत तारीफ की जानी चाहिए। मैं उनके कामों से बहुत परिचित नहीं हूँ, लेकिन जितना आपने बताया उस लिहाज से मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी दिशा पकड़ी है और सभी लोगों का समावेश भी वो उसमें कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो वैश्विक हिंदी संस्थान को धन्यवाद, उसका आभार, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। दूसरी बात मुझे अच्छी ये लगी कि इस कार्यक्रम में बहुत सारे नाम मुझे ऐसे दिखे जो मेरे बहुत परिचित नाम हैं। अभी आपने यूरी बोतुगिन का जिक्र किया। यूरी पहले विश्व रंग में 2019 में भारत में आए थे और तब से लगातार बने हुए हैं। यूक्रेन की तमाम लड़ाई के बावजूद अभी वो मॉरिशस आना चाहते थे और किसी कारणवश निकल नहीं पाए। तो ऐसे प्रतिबद्ध लोग जब हिंदी के लिए काम करते हैं और आपके यहाँ उनकी जगह भी मिलती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कई और नाम, आरती जी खुद का नाम है, मधु चतुर्वेदी जी का नाम है, कई ऐसे नाम मुझे देखने में आए कि ये मेरे पुराने परिचित हैं और ये सब लघु कथा भी लिखते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था, लघु कथा के विश्व में इनका जुड़ाव है, मालूम नहीं था। तीसरी बात, आपने कुछ साक्षरता अभियान पर एक लघु कथा सुनाई, 6 कहानियां आपने सुनवाई। तो मुझे उसमें यूं भी अच्छा लगा कि मैं साक्षरता अभियान जब चला था अपने देश में तो उसकी राष्ट्रीय समिति में था और हमारा एक ऑब्जर्वेशन था कि साक्षरता अभियान ने सामाजिक मूल्यों में भी काफी बदलाव किया था और बहुत सारे उसमें खुलापन भी आया था। और बहुत सारे ये जो बच्चे पढ़ाने का काम करते थे, गांव में जाके पढ़ाते थे या छोटे नगरों में पढ़ाते थे, इस खुलेपन के कारण बहुत सारे वैवाहिक संबंध भारत में साक्षरता अभियान के दौरान हुए और उनके जो मूल्यों में परिवर्तन हुआ और जिस तरह से बच्चे खुलकर समाज को पहली बार देख रहे थे, तो एक बड़ा बदलाव साक्षरता अभियान के समय इस बात को लेके हुआ था। और ये बहुत संभव है कि ये कहानी जो उन्होंने सुनाई ये सच भी हो। ये कहानी सच भी हो सकती है क्योंकि एक भीतरी मूल्य परिवर्तन पूरे साक्षरता में देश भर में चला था। 10 साल मैं शुरुआत में अपनी स्थापित नौकरियों को छोड़कर साक्षरता अभियान में लगा था और 10 साल तक मैंने ये काम किया मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और भारत के बहुत सारे प्रदेशों में।
ये कुछ प्रारंभिक काम मुझे इस संग्रह से फर्स्ट रिएक्शंस हैं जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था। और मुझे बहुत ये भी अच्छा लगा कि कहानियाँ मार्मिक हैं, दिल को छूती हैं और उन पक्षों पर ध्यान आकर्षित करती हैं जो कि हमसे अछूते रह जाते हैं कई बार, और एकदम बड़ी कहानियों में शायद समेटे भी नहीं जा सकते हैं। सिर्फ छठवीं कहानी के बारे में मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब बहुत ही वो कारुणिक और दारुण है। और वैसा वैसा यदि कोई करेगा आज के समाज में, ऐसा मुझे भरोसा नहीं होता, फिर भी हो सकता है कि वैसा हुआ हो, क्योंकि समाज अब बहुत ही करुण और दारुण हो चुका है। और उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, जिस तरह की मूल्यों में शरण हुआ है तो कुछ भी हो सकता है। मैं अपनी बात कहानियों के बारे में एक बार फिर से कहूँगा, पर मैं एक अन्य रूपक से अपनी बात शुरू करता हूँ। वो ये है कि 60 के दशक में, 70 के दशक में भारत में संगीत में एक बड़ा परिवर्तन आया। और 60-70 के पहले हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे, संगीत सुनने जाते थे, तो पूरी पूरी राग गाई जाती थी या रागें बजाई जाती थी। कार्यक्रम रात में 7 या 8 बजे शुरू होते थे। 6 बजे 7 तो कब कोई कार्यक्रम शुरू नहीं होता था, 7-8 बजे शुरू होते थे और रात में 2 बजे तक चलते थे। और हम लोग हॉल में या संगोष्ठी कक्ष में बैठ के सारे पूरा पूरा सुनते भी थे। 60 के दशक में पंडित रविशंकर ने ये महसूस किया कि पूरी राग सुनने का धैर्य अब लोगों के पास नहीं है, विशेषकर जब यहूदी मेनून के साथ उन्होंने अपनी अपनी संगत करी। तो छोटे छोटे ख्याल का प्रचलन बढ़ा, राग की सीमा को छोटा किया गया, उसकी गति को बढ़ाया गया, और उसमें जो उसका जो सांगीतिक पक्ष था उसमें काफी बड़ा परिवर्तन उसकी गति के कारण आया। मुझे लगता है कि जो लघु कथा का जो शिल्प है वो आज के समय के लिए बहुत ही उचित शिल्प है। कम लोगों के पास इतना वक्त है कि वो एक लंबा उपन्यास पढ़ें या लंबी कहानी पढ़ें, लेकिन फिर भी उनको वो मार्मिकता और उस मारक शक्ति की आवश्यकता है जो लघु कथा प्रदान करती है। और जितनी भी कथाएं पढ़ी गई, और भारत में तो अब लघु कथा एक तरह का आंदोलन बन गया है और बहुत सारे लोग विशेषकर लघु कथा लेखन कर रहे हैं, लघु कथा में जा रहे हैं और लघु कथा की जो मार्मिकता है उसको सामने भी ला रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो लघु कथा एकदम आधुनिक विधा है। जो विधाओं में परिवर्तन आया उसमें एक तो कथेतर आजकल बहुत लिखा जा रहा है, संस्मरण लिखे जा रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि लघु कथा भी उसमें एक तीसरा पक्ष है जो कि आज के समय में है। तो लघु कथा का जो काम आपने किया बहुत उचित समय पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। ये समय घटती हुई लंबाई का समय है, ये समय त्वरित प्रतिक्रिया का समय है, ये समय लघु कथाओं का समय है। और कथेतर पे किया जाए काम, लघु कथा पे किया जाए। ओम प्रकाश जी को पता नहीं कैसे ये प्रेरणा हुई, लेकिन बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, उसका पूरा वैविध्य आपको देखने मिलता है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक और विश्लेषण करिए कि ये जो आपके 122 लेखक हैं, इनमें से कितनी महिला कथाकार हैं, ये देखिएगा। मुझे ये मेरा ये अनुभव है कि महिला कथाकारों के लिए लघु कथा लेखन बहुत ही प्रिय शगल है। मतलब भारत में कम से कम मैं देखता हूं कि क्योंकि वो लगातार नौकरी करती हैं, उनके पास समय कहाँ है और लिखने का समय कहाँ है, तो वो बहुत संक्षेप में अपने दोपहर के समय में, अपने शाम के समय में, और मैं अपनी स्वयं की बहन को जानता हूँ जिसने जब कहानियां लिखना शुरू किया तो वो छोटी कथाएं लिखती थी, लघु कथा लिखती थी। और हमारे भोपाल में एक बड़ा पूरा महिलाओं का समूह ही है जो लघु कथाएं लिखते हैं और लघु कथा आंदोलन के नेता भी हैं। तो ये एक एनालिसिस दिलचस्प होगी ये देखना कि 122 में से कितने महिला कथाकार हैं और उनका, और उसके अलावा उनकी और पुरुषों की जो भावभूमि है
उस भावभूमि में उसकी प्रवृत्ति में क्या फर्क है। यदि ये देखेंगे तो हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी इस कहानी के बारे में पैदा कर सकते हैं। ये सभी वक्ताओं ने कहा और मैं मंगलेश जी को बहुत बधाई दूं कि उन्होंने बहुत ही सुचिंतित वक्तव्य इन लघु कथाओं के बारे में दिया, पूरा परिप्रेक्ष्य खोल के रखा। जो शीर्षकों को मिला के एक कहानी कहने का तरीका था वो बड़ा इनोवेटिव था और उसने उन्होंने पूरी कहानियों का स्वरूप। चित्रंजन जी जरा म्यूट कर लें अपने आप को, चित्रंजन जी। तो मैं मंगलेश के बारे में कह रहा था कि उन्होंने जिस तरह से ये समीक्षा रखी और शीर्षकों को मिला के एक कहानी बनाई, वो एक इनोवेटिव तरीका था और उससे कहानी इस लघु कथा के पूरे परिवेश को खोल के भी दिखाया। जहां तक लघु कथा के प्रारंभ का सवाल है, मैं 5 मिनट और लूंगा। जहां तक उसके प्रारंभ का सवाल है, एक लगभग आम सहमति है कि माधवराव सप्रे की जो कहानी एक मिट्टी टोकरी कथा है, लघु कथा के फॉर्म में ही है, जो 20वीं शताब्दी के शुरू में या 19वीं के अंत में कभी लिखी गई। वो हिंदी की पहली लघु कथा है और उसके बाद बहुत से लोग आख्यायिका या लघु कथाओं में ही रहे। लंबी कहानी बहुत बाद में आती है, जब देश की विडंबना बढ़ती जाती है, लघु कथा में कहने की बात पूरी नहीं हो पाती। तो यो लघु कथा का पूरा आंदोलन जो है 100-150 साल, 125 साल पुराना हो चुका है। यदि माधवराव सप्रे को उसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाए तो वो प्रारंभ है और उसके बाद बहुत से लोग लघु कथाएं लिखते रहे। लेकिन अब जो उभार आया है लघु कथा में, वो मुझे लगता है कि आधुनिक तकनीक के कारण, समय की कमी के कारण और विडंबना के और विकृति के विकास के कारण भी आया है। और मनुष्य की हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा सामने आ गई है कि आप उसको बहुत तार्किक, जैसे नावक के तीर कहा जाता है, तो नावक के तीर की तरह उसको पैनेपन के साथ व्यंग्यात्मक रूप से लाएं तो लघु कथा उसके लिए बहुत ही मुफीद है। कभी कभी मुझे लगता है कि लघु कथा एक कविता और कहानी के बीच की चीज है। कविता को अगर कहानी को बहुत कंडेंस किया जाए तो कविता बनती है, लेकिन कविता को थोड़ा सा और खोला जाए, हालांकि कविता के जो प्रभाव मानव मन पर पड़ते हैं वो अलग अलग सौंदर्य बोध के हो सकते हैं, करुणा के हो सकते हैं, दया के हो सकते हैं। यहाँ लघु कथा में व्यंग्यात्मकता और विडंबना सबसे बड़ी गुण है उसका, और वो ऐसा प्रस्तुत करती है। फिर भी यदि आप थोड़ा सा वैश्विक प्रदेश को देखेंगे तो खलील जिब्रान के यहाँ जब वो द प्रॉफिट नाम की किताब है, द प्रॉफिट का हिंदी अनुवाद भी हुआ है, सब लोग हम लोग पढ़ते थे, उसमें छोटी छोटी लघु कथाएं हैं और वो नैतिकता बोध से भरी हुई लघु कथाएं हैं। एक संत है जो गांव छोड़ के जा रहा है और ग्रामीण उससे बातचीत शुरू करते हैं कि हमें मनुष्य के बारे में बताइए, हमें बच्चों के बारे में बताइए, हमें ज्ञान के बारे में बताइए। तो वो जो जवाब देता है वो लघु कथाओं की एक सीरीज है। वैसे ही जैसे पंचतंत्र की हमारी कथाएं हैं तो वो नैतिक आधारों पर कही गई कथाएं हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि कौन सी लघु कथाएं जो हैं वो ज्यादा बड़ा प्रभाव पैदा करती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि लघु कथाओं की एक श्रृंखला हो और वो बड़ा एक नैरेटिव बनाए तो वो ज्यादा टिकेगा और ज्यादा लंबे समय तक जाएगा। इसलिए अपनी किताब का एक संपादन दृष्टि ये भी हो सकती थी कि हम इसमें से थीमेटिक लघु कथाओं को एक साथ करें, और जो थीमेटिक आपने निकाले, मंगलेश जी बता रहे थे बहुत सारे थीम्स के बारे में, उन थीम्स को साथ में रखकर अगर हम एक बड़ी कथा नैरेटिव उसके भीतर से बुनते तो शायद संपादन का एक तरीका वो भी हो सकता था। हालांकि हर लघु कथा अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपना प्रहार करती है, मारक शक्ति दिखाती है और अपने आप में संपूर्ण होती है, जैसे किसी ने कहा अपने आप में संपूर्ण है। फिर भी एक तरीका ये इनोवेटिव हो सकता था, मैं करता तो मैं शायद उसको थीमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट करता और फिर उसमें से एक नया नैरेटिव निकालने की कोशिश करता जो अलग तरह से भी बात कह सकता था। जो बड़ी लघु कथाओं के संग्रह है जैसे द प्रॉफिट है, विष्णु नागर ने ईश्वर की लघु कथाएं लिखी हैं जो कि 2000 के आसपास आई थी, ईश्वर पर लघु कथाएं। फिर असगर वदाहत ने भी बहुत सारी लघु कथाएं लिखी हैं जो हमारे यहाँ भारत में प्रचलित हैं।
और कई कथाकार हैं। अब कांता रॉय वगैरह अच्छा काम कर रहे हैं, भाटिया जी हैं, अशोक भाटिया जी हैं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सभी लघु कथा के बड़े लोग हैं। और व्यंग में शरद जोशी ने बहुत अच्छी लघु कथाएं लिखी हैं जो व्यंग के ऊपर। वही भारतीय तो नहीं बना था हमारे पास, वही लिखा है। ये कुछ बातें थी जो मुझे इस समय लघु कथा के संबंध में याद आई और आप सबसे शेयर करना चाहता था। मैं अंत में, ये जो बड़ा प्रयास हुआ है और जो वैश्विक प्रयास हुआ है, ये हिंदी की समृद्धि को निश्चित ही बढ़ाएगा और हिंदी की वैश्विक उपस्थिति को भी निश्चित ही बढ़ाएगा। और हमने तो अपने विश्वविद्यालय में एक लघु कथा केंद्र भी स्थापित किया है, जो कि जिससे आपको जोड़ने का कोशिश करूंगा। और वो भारत में सारे लघु कथा के प्रयासों को, उसके आलोचनात्मक आधारों को और लोगों को नेटवर्क करने के बारे में काम कर रहा है। 2-3 बातें जो मैंने कही कि महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज्यादा है लघु कथा में, मारक शक्ति बहुत ज्यादा है। लघु कथा के शिल्प पर अभी बातचीत होना बचा हुआ है कि कैसे वो शिल्प खड़ा होगा और उसके भविष्य क्या होगा, लेकिन उसका भविष्य है अशोध। और संभव है कि आगे चलकर लंबी कहानी से ज्यादा आगे जाते हुए लघु कथा हमें पूरे दुनिया में देखने मिले। बहुत समय नहीं हो गया है और मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मुझे अंत में सबको आभार देना है और आरती जी को आभार देना है, भाई ओम प्रकाश गुप्ता जी को आभार देना है। और जितना अच्छा काम कर रहे हैं, अगर हमसे कोई भी मदद लगेगी विश्वविद्यालय से या हमसे, तो हम करने को तैयार हैं। ये संग्रह हमें जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय संतोष चौबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बार सुना है और आपको सुनना सदा ही बहुत अच्छा लगता है, मंत्र मुग्ध कर देता है। आपका बोलना, आपका एक एक शब्द किस तरह से सोचा समझा तोला हुआ बाहर आता है, वो सभी ने देखा कि कितनी गहराई से आपके विचारों की, जो कहना चाहिए उच्चता और गहराई, दोनों से हम परिचित हैं। और मतलब जब भी आप बात करते हैं तो हमें उसके सारे पक्ष और 360 डिग्री समझने का मौका मिलता है। तो आपके अनमोल वचनों को सुनकर हम कृतार्थ हुए मान्यवर। आपसे बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम, नमस्ते। हम लोग फिर से धन्यवाद मिलेंगे। जी जी। जी। तो बहुत हमें प्रेरणा मिली और बहुत सारे नए आइडिया भी आए हैं। जिस तरह से आपने कहा, हो सकता है भविष्य में उस तरह काम करें। एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, तो एक कार्यक्रम समाप्त करके हम शांत नहीं बैठेंगे, ऊर्जा से भर गए हैं तो शायद और आगे काम करेंगे। आपका बहुत आभार। और आपने न केवल उत्कृष्ट विचार साझा किए, बल्कि पुस्तक के भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और लघु कथा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आपने प्रकाश डाला। और आपके लिए 2 पंक्तियां कि भारत को विश्व से जोड़ते प्रवासी साहित्य से बांध के तार, और कल्याण जिनके हृदय रचा, भाषाएं माने इनका उपकार। और ऐसे श्री संतोष चौबे जी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को। डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। दीदी अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट करिए। सॉरी सॉरी सॉरी। वैश्विक लघु कथा पीयूष के लोकार्पण समारोह में और देश विदेश से, इस मंच से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों के प्रति वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन यूएसए की ओर से आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। आभार ओम। और मैं आज पहले ये कहूँ कि ओम भाई ने जो अपना एक बीज बोया था, वो अब वट वृक्ष का आकार ले चुका है और उसकी छाया में बहुत सारे रचनाकार पोषित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। आज के समारोह के सबसे पहले मैं अपने मुख्य अतिथि श्री संतोष चौबे जी, कुलाधिपति रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल, एवं संग्रह की वृहद समीक्षा के लिए डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर समारोह की गरिमा बढ़ाई। संतोष चौबे जी ने अपने विचारों से और अपने बृहद दायरे से और साहित्य में उनकी कितनी गहरी पकड़ है, अपने उस सारे ज्ञान से हम सबको इतने छोटे से समय में, तो ये भी लघु कथा का ही एक कंसेप्ट है कि इतने थोड़े समय में उन्होंने हमें इतने अधिक विस्तार से
इसकी सारी शाखाओं का हमको ज्ञान दे दिया। मंगलेश जी ने इतनी सुंदर समीक्षा करके पूरी रचना का स्वरूप दिया। हम आप लोगों के प्रति आभारी हैं। इसके बाद हमारे संग्रह के प्रधान संपादक भाई डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, प्रबंध संपादक भाई शिव प्रसाद गुप्ता जी और उनकी सहयोगी संपादकीय टीम एवं सभी रचनाकारों के प्रति आभारी हैं, जिनके सहयोग के बिना ये पुस्तक आकार नहीं ले सकती थी। और आज के कार्यक्रम को सुचारू और सुव्यवस्थित संचालन के लिए डॉक्टर आरती लोकेश जी बधाई की पात्र हैं, जिन्होंने कार्यक्रम को लगातार जोड़े रखा, बांधे रखा, हर पहलू को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या भी कर दी, समझ भी लिया, विश्लेषण भी बहुत किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, आप सबका बहुत अच्छा बहुत किया। प्रशंसा किया और हम आप सबके प्रति वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन की ओर से आभारी हैं और अपना आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधु दी। और अब अंत में कार्यक्रम समाप्ति की ओर है और अंत में बारी है उस कलाकार को बुलाने की जिसने अपने श्रम की एक एक कुची से इस कृति का निर्माण किया है। तो आदरणीय ओम सर, मैं आपको बुलाना चाहूंगी मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी। तो मैं भी अपनी ओर से हमारे मुख्य अतिथि श्री संतोष जी को धन्यवाद देता हूँ, अपना आभार प्रकट करता हूँ। आपने जैसे अभी मधु जी ने कहा, बहुत कम समय में बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं और भविष्य में आपसे आशीर्वाद की कामना रखते हैं और संपर्क बनाए रखेंगे। और भाई श्री डॉक्टर अशोक मंगलेश जी ने तो बहुत ज़बरदस्त समीक्षा की। उन्होंने अपनी समीक्षा की PDF भी मुझे भी भेज दी है, तो सारे सबूत से मैं बाद में WhatsApp पर साझा करूँगा ताकि आप सब उसको दोबारा पढ़ सकें, दोबारा सुन सकें। और ये सारा कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी अगले 2-4 दिन में YouTube लिंक भी बन जाएगी, वो सबसे साझा करेंगे ताकि हम इसको बार बार इसका आनंद ले सकें। जो एक बात अभी मैं कहना चाह रहा था, जब 2021 में जो कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप था, तो उस समय हमने भगवान श्री कृष्ण से वंदना के स्वरूप में कृष्ण गाँव पीयूष की रचना की। आपको पता ही है कि बड़ा संकट का समय था, हम सभी बड़े व्यथित थे। तो उस समय बस अनायास एक रचना बन गई, वो उसको मैं बिल्कुल एक, और ये पुस्तक तो ये है कृष्ण गाँव पीयूष, इसकी रचना हुई जिसमें इसी पीयूष की तरह देश विदेश के कवियों की ये रचना है। तो उसमें एक संयोग एक ऐसा हुआ, ये रचना देवी योग से बन गई। जो भगवान कृष्ण की स्तुति थी, हे कृष्ण मुरारी, अभी जन्माष्टमी भी गई है, राधा प्यारे सबसे न्यारे, जग में है क्रंदन, हे वसुदेव नंदन, प्रभु बिसराया तुमने, कृपा करो देवकी नंदन, भगवान हम तेरी राया, निष्ठुर तेरी यह माया, दुर्बल मेरी है काया, मैं शरण में आया, राधे प्रीतम पीड़ा में भगवान प्रणम में नम। तो जैसे हमारी व्यवस्था है इन सब रचना सब संकलनों की, हर रचना को कम से कम 2 संपादकों के पास उनके आकलन के लिए भेजा जाता है। मेरी अपनी रचना भी मैं उनको आकलन के लिए भेजता हूँ, एनोनिमसली, उनको पता नहीं होता कि ये मेरी है, और वो अपनी इंडिपेंडेंट राय भेजते हैं, और वो उनको पसंद नहीं आए तो वो रचना संकलन में नहीं प्रकाशित होगी। तो हमारे एक संपादिका हैं जो आज वो काफ़ी ज़्यादा लिखती हैं, उनका ये कमेंट था, यह कविता अपना में अद्भुत है, इसे मेरा मन आकृति कविता कहने को कह रहा है। यह जिस प्रकार एक वर्ण से होकर एक पायदान बढ़कर 10 वर्णों तक जाकर फिर एक वर्ण तक जा पहुंचती है, उससे न केवल आकृति बनती है वर्ण एक नया अर्थ, नया आयाम भी दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्म को एकल रूप में दर्शाती हुई ये दशावतार तक ले जाती है और फिर ओम के द्वारा उसे ओंकार ब्रह्म में परिणित हो जाती है। विनीता मिश्रा संपादिका। तो उस समय विनीता जी को नहीं पता था कि ये रचना किसकी है, और ये उनकी ओपिनियन थी। उनकी इस कमेंट ने मुझे बड़ा प्रेरित किया
और कई मित्रों को प्रेरित किया और इस पर काफ़ी रुचि ली। उसमें से एक हैं सुषमा नैयर जी, जो लखनऊ में रहती हैं। उन्होंने इस विधा को नाम दिया और कई 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 मित्रों ने मिलकर विचार किया कि इसको एक नाम देना चाहिए। इसका नाम पड़ा ओम आकृति विधा। और ओ सुषमा जी ने बहुत काम किया। वे करीब अब तो मेरे ख्याल से 14-15 साल से पार्किंसंस डिसीज से पीड़ित हैं और उनका बड़ा अनुभव है। उन्होंने कभी काफ़ी प्रयोग किए इन पिछले तीन सालों में। 3 साल ही तो हुए। और उनको इस रचना लिखने से अपना स्वास्थ्य, बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ। तो उन्होंने उनका एक संकलन हमने पिछले वर्ष स्वयं उनकी कविताओं का संकलन हमने पिछले वर्ष प्रकाशित किया था और वह है ओम आकृति विधा, हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग, जो एक इस विधा में प्रथम काव्य संग्रह सुषमा नैयर। अब इसी से मोटिवेट होकर अब हम ओम आकृति विधा पर एक नया काव्य संकलन, जो हमारा अगला नया प्रोजेक्ट है, वो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो उसके बारे में जानकारी पहले प्रेषित की जा चुकी है, पर मैं दोबारा प्रेषित करूँगा। और आप लोग जिनको रुचि हो कविता में, कविता लिखने में, तो इस पर अपनी रचना भेजिए और उसको हम प्रकाशित करने का प्रयास करेंगे। तो ये थोड़ी सी मैं जानकारी आपको देना चाह रहा था। तो पुनः आप सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सबने बड़े धैर्य से इस कार्यक्रम में जुड़े। इस लघु कथा को, जिसके जैसे मैंने कहा, 1 साल से पहले मुझे इसका कोई भान नहीं था कि ऐसी वो लघु कथा भी होती है। जब मैंने वो फेसबुक पर वो लघु कथा के बारे में लेख पढ़ा तो उत्सुकता जागी और उसका जो परिणाम है आप देख रहे हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा, अंग्रेजी में कहते हैं बेनिफिशियरी, तो मैं ही, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा लाभ मुझे मिला। आप सब तो पढ़े लिखे विद्वान हिंदी के साहित्यकार हैं, मैं तो बिल्कुल अनाड़ी अज्ञानी हूँ। तो जो अगर मैं तो 0 से अनंत तक पहुँच गया, मुझे ऐसा महसूस होता है। तो जो इंक्रीमेंटल गेन है वो सबसे ज़्यादा मेरा ही है। तो अब बनिया होने के कारण मैं इसी चक्कर में भी रहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लाभ मुझे ही हो, और वो सबसे ज़्यादा लाभ मुझे प्राप्त हुआ है आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से। सो पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं आरती जी को पुनः ये मंच वापस लौटा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। और आपने अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे से हमें परिचित करा दिया और अब हम इस ट्रेन में लगातार चलते जा रहे हैं, किसी स्टेशन पे हम उतर नहीं रहे हैं, चल रहे हैं लगातार। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद सर आपका। और कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सबका धन्यवाद, ऑफिशियली औपचारिक रूप से धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी। हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री संतोष चौबे जी, समीक्षक डॉक्टर अशोक मंगलेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और वे सभी महानुभाव जिन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बनाया, इसका महत्व बढ़ाया, सबका धन्यवाद है। और अपने भाषण व आशीर्वचनों से डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने भी इसे धन्य किया, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथिगण, वक्तागण, दर्शकगण, सबका बहुत बहुत आभार। और तकनीकी प्रबंध करने वाले शिव प्रकाश अग्रवाल भाई साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं दुबई से डॉक्टर आरती लोकेश मंच संचालक के रूप में आपसे आज्ञा लेती हूँ। और इस यात्रा में आप सबका साथ मिला, सभी ने धैर्य से सुना और गुना। आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक घोषणा मैं कर दूं, मैं भूल गया उसको। अगले शनिवार को पुनः हमारी सभा होगी, उसमें सभी संपादक मित्र अपना अपना अनुभव आपसे साझा करेंगे। तो जो भी लघु कथा में रुचि रखते हैं वे अवश्य आएँ, उनको जानकारी मिलेगी कि हमारे संपादकों ने कैसा महसूस किया आपकी रचनाओं को पढ़ते समय, उनको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, हम अच्छी लोक कथा कैसे लिखते हैं, अपने आप में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगली सभा जो अगले शनिवार को होगी, बस 6 दिन बाकी हैं, वो बड़ी बड़ी उपयोगी होगी। तो मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ अगली सभा में आने के लिए, ताकि हमें लोक कथा के बारे में और जानकारी मिल सके और ज्ञान प्राप्त हो सके। सब बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार अनम्यूट करके ताली बजा दे। बहुत बहुत बधाई सबको, बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम। चलिए, नमस्कार। आरती जी, आपका संचालन विलक्षण, अद्वितीय।
धन्यवाद और जी। समीक्षक के रूप में मंगलेश जी ने तो गजब एक नया ही आयाम दिया, नया ही दृष्टिकोण दिया है। और बहुत बहुत संतोष धन्यवाद का धन्यवाद। अपरिमित है। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सबको प्रणाम और शुभ रात्रि, शुभ सुबह, शुभ क्या कहना चाहिए, कहीं सुबह है कहीं रात है, शुभ प्रभात। प्रभात, कहीं कहीं शुभ प्रभात, कहीं शुभ रात्रि, सबको शुभ नमस्ते। प्रभात। कहीं दोपहर है, तो हम तो सारे टाइम शुभ जोन बेला, शुभ बेला। कैलिफोर्निया से लेकर हम लोग इस समय ऑस्ट्रेलिया तक जुड़े हुए हैं। तो जी 17 घंटे का टाइम जोन के बीच में हम लोग गुजर रहे हैं, और बीच में वो प्रशांत महासागर है, नहीं तो वह वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए होते। सो नमस्कार, जय श्री राम। धन्यवाद।